नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 फरवरी के दिन आरएएस प्री का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 का। और उसमें राजस्थान जो जीके है वो सबसे बड़ा योगदान रखता है, जिसमें राजस्थान भूगोल और राजस्थान अर्थव्यवस्था भी अपने आप में काफ़ी बड़ा योगदान रखता है। साथ साथ में विश्व का जो आपका भूगोल है और भारत का भूगोल और भारत की अर्थव्यवस्था, ये भी जो है वह अपना योगदान कहीं ना कहीं रखते हैं। तो अपन आरएस प्री 2025 को लेकर जो है वह अपन कुछ क्लासें लेने वाले हैं, जिसके अंदर एक तो सबसे पहले राजस्थान अर्थव्यवस्था की अपन बात करेंगे, जिसमें टॉप 50 एमसीक्यू अपन लेंगे, जो कि राजस्थान बजट और आर्थिक समीक्षा जो नवीनतम है उसके साथ में अपडेट रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान भूगोल अपन देखेंगे, भारत का भूगोल देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था देखेंगे और विश्व का भूगोल देखेंगे। यानी कि 5 जो सब्जेक्ट है वो अपन करने वाले हैं और सारे के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिन प्रश्नों के माध्यम से अगर आप एक बार अगर उनको देख लेते हैं तो संभावित ये है कि 30 से 40% प्रश्न एज इट इज आपके रिपीट हो जाएंगे। बाकी 30 से 40% का मैटर आसपास का जो भी मैं बताऊंगा वो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपके आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरएस प्री में। और संभावित है कि वहाँ से हर बार 12 से 15 प्रश्न तक पूछे जाते हैं और इस बार भी संभावित है कि 10 से ज़्यादा प्रश्न आपको पूछे जाए। और उन 10 प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्न जो है उनमें से अपन यहाँ पर जो 50 प्रश्न लेंगे उनमें से आपको मेन एग्जाम के अंदर लगभग आपको 7 से 8 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और अनुमान है। तो एक बार अपन क्लास को शुरू करते हैं। आपको जैसे जैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे वैसे वैसे आप जो है वह अपने नोट्स वगैरह जो है वो तैयार कर लीजिए, या फिर इन प्रश्नों को एक बार आप लिख लीजिए। इनकी पीडीएफ जो है वो भी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी जाएगी। तो फिलहाल अपन शुरू करते हैं आरएस प्री 2025 को लेकर राजस्थान की अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं उनके ऊपर अपन विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न अपने सामने कौन सा आता है। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ आपको दिए हुए हैं भूमि जोत जो है उनका नाम दिया हुआ है कि भाई सीमांत है, एक मध्यम है, वृद्ध है, लघु है या फिर अर्ध मध्यम है, और दूसरी तरफ उनका जो है वह एरिया दिया हुआ है यानी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ये तो एक प्रकार की जोत का प्रकार है और ये जोत का आपका क्या आ जाता है, क्षेत्रफल जो है वह निकल कर आता है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर जो है वह कृषि गणना होती है। राजस्थान में 2010-11 के अंदर एक कृषि गणना हुई थी, उसके बाद में 2015-16 के अंदर कृषि गणना होती है। तो 2015-16 की कृषि गणना के हिसाब से अगर अपन बात करें तो इस हिसाब से जमीनों को बांटा हुआ है। जैसे कि सबसे जो छोटी आपके आकार की होती है वो होती है सीमांत। सीमांत जो आपके भूमि की जोत होती है वो सबसे छोटी होती है और 1 हेक्टेयर से कम जो जमीन होती है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, सीमांत भूमि जोत कहा जाता है। यानी कि 1 हेक्टेयर से कम का मतलब हो जाता है कि ये आपका जो है वह इसके साथ में मिलान करेगा 4 के साथ में। यानी कि वन में क्या होना चाहिए, आपके 4 होना चाहिए, यानी कि ये और ये, इन दोनों में से ही एक आंसर रहने वाला है। सीमांत से जैसे ही अपन ऊपर चलते हैं तो सीमांत से जस्ट बदी वाली जो होती है उसको बोला जाता है आपके लघु प्रकार की जो है वह, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं लघु। तो सीमांत, सीमांत के बाद में कौन सी आती है, लघु आती है। तो लघु का मतलब हो जाता है कि ऐसी भूमि जो कि 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में होती है वो क्या कहलाती है, आपके लघु भूमि जोत का प्रकार होता है। यानी कि 4 जो है वह किसके साथ में मिलान करेगा, 1 के साथ में मिलान करेगा। यानी कि यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में लघु के बाद में अगली जो आपके इससे बड़ी होती है वो कहलाती है अर्ध मध्यम प्रकार की। और अर्ध मध्यम जैसे ही आप, जैसे देखिए यहां पर 1 हेक्टेयर था, वापस 1 से 2 हेक्टेयर में शुरू हो जाना है, फिर अगला चलेगा 2 से 4 हेक्टेयर। तो जैसे ही आप लघु से बड़ी वाली देखेंगे तो वो कौन सी होगी, अर्ध मध्यम प्रकार की होगी। और अर्ध मध्यम कौन सी हो जाती है, आपके 2 से लेकर 4 हेक्टेयर तक जो है वह आपके अर्ध मध्यम आ जाती है। अर्ध मध्यम से बड़ी होती है फिर मध्यम प्रकार की, और मध्यम प्रकार की जो होती है वह फिर 4 से आगे चलेगी, यानी कि 4 से 10 हेक्टेयर की जो है वह आपकी कौन सी आ जाती है, मध्यम प्रकार की आ जाती है। यानी कि 2 जो है वह आपके 2 के साथ में मिलान करेगा, यानी कि 2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। अर्ध मध्यम 5 जो है वह 3 के साथ में इसी में ही मिलान कर रही है। फिर लास्ट बच रही है वृहद प्रकार की। वृहद प्रकार की जो आपके भूमि जोत होती है वो उसको कहते हैं जो आपके 10 हेक्टेयर से क्या होती है, आपके अधिक होती है, उसको क्या कहा जाता है, एक प्रकार से वृहद प्रकार की भूमि जोत कहते हैं। यानी कि ये 5 के साथ मिलान करेगा। इसका मतलब सारे के सारे जो सुमेलित हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी के अंदर ये सारे के सारे सुमेलित हो रहे हैं। 2015-16 की कृषि गणना के हिसाब से अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर जो है वह भूमि के जो जोत है उन जोतों के अंदर जो है जोतों की जो संख्या है
बेसिकली जोत की जो संख्या है उसमें जो है वह क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है 11.14% की। और जबकि भूमि का जो आपका एरिया है यानी कि जो आपके क्षेत्रफल है उसके अंदर बेसिकली कमी देखने को मिलती है, लगभग 1.24% की जो है यह आपके कमी होती है किसमें, एरिया में। तो भूमि के जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है जबकि 2010-11 से 2015-16 में, जबकि एरिया के अंदर क्या होती है आपके कमी जो है वह देखने को मिलती है। जब राजस्थान की कुल जनसंख्या का हिसाब से अगर अपन देखना चाहें कि प्रत्येक व्यक्ति के यानी कि कुल एरिया बटे हुए अगर कुल जनसंख्या करेंगे यानी कि प्रति व्यक्ति जोत कितनी निकल कर आती है, तो 2015-16 के अनुसार जो है यह 2.73 हेक्टेयर निकल कर आती है। 2.73 हेक्टेयर जो है वह निकल कर आती है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, प्रति व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति के जो है वह 2.73 हेक्टेयर जो है वह प्राप्त होती है। इसको बोला जाता है औसत जोत आकार। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है औसत जोत आकार, यानी कि एक व्यक्ति के हिसाब से जोत का आकार अगर निकाले तो वो आपके 2.73 हेक्टेयर निकल कर आता है। 2010-11 से 2015-16 में जब अपन आते हैं तो सबसे ज्यादा जो आपके जोतों के अंदर वृद्धि होती है वो कौन सी में होती है, वो होती है आपके सीमांत जोत जो है, इसमें क्या होती है आपके मैक्सिमम क्या होती है वृद्धि देखने को मिलती है। ऑल ओवर वृद्धि तो 11.14% है, लेकिन सबसे ज्यादा सीमांत में होती है क्योंकि बेसिकली सीमांत जो जोते हैं, बेसिकली जो भी बड़ी जोते हैं उनमें जब किसी पिता के द्वारा अपने बच्चों के बीच में अगर जमीन को बांटा जाएगा तो जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि पहले उसके पास में जमीन थी, मान लीजिए कि वृहद, फिर वृहद के 5 बेटे हुए तो उसको जमीनों को बांट दिया, तो फिर वो वृहद से क्या बन गई, मध्यम बन गई। फिर और बच्चे हुए तो और बट गई तो मध्यम से अर्ध मध्यम हो गई, फिर और बटेगी तो लघु हो जाएगी, फिर और बटेगी तो सीमांत हो जाएगी। यानी कि अंतिम रूप से सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वह सीमांत प्रकार की भूमि जोतों के अंदर देखने को मिलता है, जबकि सबसे ज्यादा जो कमी है वो किसमें देखने को मिलेगी, अगेन वृहद प्रकार की जो भूमि जोत है इनमें सबसे ज्यादा कमी होगी, जिसका सीधा सा रीजन है कि जिसके पास में भी बड़ी जमीन होगी उसके जैसे ही बच्चे होंगे तो वो जमीन को बांटेगा तो फिर उसका जो आकार है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो वह वृद्धि के अंदर सबसे ज्यादा कमी होती है, सबसे ज्यादा वृद्धि जो है वह आपके सीमांत में रहती है। ये आपको अतिरिक्त जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है जो पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, राजस्थान के अंदर संचालित जो आपके कार्यक्रम और उनसे संबंधित जिलों के संबंध में आपको असुमेलित जो विकल्प है वो चुनाव करना है। कि भाई आपको जैसे दिया हुआ है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बेसिकली राजस्थान का जो आपके सीमावर्ती राजस्थान है, यानी कि यहाँ पर आता है श्री गंगानगर, यहाँ पर आता है बीकानेर, यहाँ पर आता है जैसलमेर, यहाँ पर आता है बाड़मेर। इन 4 जिलों के लिए जो है वह सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पहले चलता था, अभी 2019 से ये बंद हो चुका है। तो इन 4 जिलों के अंदर ये चलता था, लेकिन इस बार वाली आर्थिक समीक्षा के अंदर बेसिकली सरकार ने कहा कि यहाँ पर जो है वह एक अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी ये चलता है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा आती है जुलाई 2024 के अंदर और दिसंबर 2024 के अंदर जो है वह राज्य सरकार के द्वारा 41 डिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं, जो लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट है उनको हटा दिया जाता है। तो इस वजह से जो अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अब ध्यान रखना है यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम था फलोदी। अब फलोदी डिस्ट्रिक्ट को तो सरकार ने कंटिन्यू रखा है, जबकि इस अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट को क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो पहले अभी जैसे यह वाली आर्थिक समीक्षा थी, इसमें बताया गया कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है उसमें 5 जिले शामिल है, और ये 5 जिले जो बता रखे थे वो कौन कौन से थे, इसमें था श्री गंगानगर था, इसमें अनूपगढ़ बताया हुआ था, इसमें बीकानेर बताया हुआ था, इसमें जैसलमेर बताया हुआ था और इसमें बाड़मेर बताया हुआ था। लेकिन अब अनूपगढ़ जो है वह डिस्ट्रिक्ट रहा नहीं है, लेकिन फलोदी जो है यह आपके अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित है। इस वजह से श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर अगेन जो है इसके अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेकिन आर्थिक समीक्षा के अनुसार 5 डिस्ट्रिक्ट ये थे। इस वजह से आर्थिक समीक्षा के आधार पर अपन इस वाले ऑप्शन को क्या मान लेते हैं, राइट मान लेते हैं, क्योंकि आर्थिक समीक्षा के अपडेट के अकॉर्डिंग ही अपन चल रहे हैं। 1985 के आसपास ये अपना कार्यक्रम शुरू होता है। अगला आता है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। बेसिकली पहले राजस्थान के 2 जिले थे, अलवर और भरतपुर, जहां पर मेव जाति के विकास के लिए जो है वह मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था। लेकिन बाद में जो है वह यहां पर 3 डिस्ट्रिक्ट जो आपको नजर आ रहे हैं, इन 3 डिस्ट्रिक्ट की अगर अपन बात करें तो इसमें जो आर्थिक समीक्षा में दिए हुए हैं, बेसिकली पहले अलवर और भरतपुर था, लेकिन अब आर्थिक समीक्षा में बता दिया है कि एक तो अलवर है, एक है आपका खेरथल और तिजारा, और एक आ जाता है आपका डीग। यानी कि इसमें से जो है वह अब भरतपुर डिस्ट्रिक्ट हट चुका है, और 3 डिस्ट्रिक्ट ये है, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट वर्तमान में भी कंटिन्यू है। इसलिए आपको अब मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वह 3 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, याद रखना है। तो इसमें हो जाएगा आपका 3 डिस्ट्रिक्ट एकदम सही जो है वह हो जाता है। 1986-87 के अंदर जो है यह कार्यक्रम आपका संचालित किया जाता है, यानी कि शुरुआत
बात किया जाता है। अगला आता है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर बेसिकली विंध्याचल पर्वतमाला के जो भी आपके नुकीले पत्थर निकले हुए रहते हैं उस एरिया को कहा जाता है डांग क्षेत्र। और उस डांग क्षेत्र के बेसिकली उस पत्थरों को हटाकर और समतल करके वहां पर कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए जो है वह डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया था। यह बेसिकली पहले 8 जिलों में हुआ करता था, जिसमें 4 तो भरतपुर जोन के थे, 4 कोटा जोन के थे, तो 8 डिस्ट्रिक्ट थे। लेकिन इसमें क्या हो गया, आर्थिक समीक्षा में के अंदर बताया गया कि यहाँ पर 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब 9 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन कौन से थे इसमें, तो 4 तो जो है वह आपके कोटा जोन के थे। कोटा जोन के 4 कौन कौन से, कोटा था इसमें, बूंदी था इसमें, बारा था इसमें और एक झालावाड़ था। और पहले 8 जिले कौन, 4 जिले भरतपुर वाले कौन कौन से थे, एक भरतपुर था, एक आपके करौली था, एक धौलपुर था और एक सवाई माधोपुर था। ठीक है ना, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, ये आपके 4 डिस्ट्रिक्ट थे। इसको नीचे लिख देते हैं, सवाई माधोपुर आ जाता है। लेकिन अब देखिए 4 और 4 कितने हो गए हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। लेकिन बाद में क्या किया, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट और ऐड हो जाता है। वो कौन सा आता है, गंगापुर सिटी आता है, जो कि ऐड किया जाता है इसमें 9वां डिस्ट्रिक्ट इस वाली आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग। लेकिन अब जो है वह इसमें गंगापुर जो सिटी था वो गंगापुर सिटी क्या हो चुका है, वर्तमान में हटा दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको कंटिन्यू नहीं किया गया है। तो अब इसमें डिस्ट्रिक्ट वापिस जो है वह 8 हो जाते हैं। वैसे डीग जो है उसको इसमें लिखा नहीं गया था, इस वजह से डीग इसमें नहीं है, ध्यान रखना है। बाकी डीग भरतपुर से ही अलग हो रखा है। तो गंगापुर सिटी को हटा दिया गया है, तो वर्तमान में इसमें वापस 8 हो गए हैं। लेकिन आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार अगर अपन देखें तो आपके 9 डिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं इसके अंदर, इसलिए इसका सही आंसर यही 9 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये डांग जो विकास कार्यक्रम है ये बेसिकली 2005-6 के अंदर चलाया गया था। उसके बाद में अगला आता है आपके मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये भी 2005-6 का ही विकास कार्यक्रम आता है। और 2005-6 के अंदर बेसिकली मगरा किसको कहा जाता है कि उदयपुर के उत्तर के अंदर पथरीला जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको मगरा कहा जाता है। और उस क्षेत्र के लोगों को जो है वह बेसिकली क्या किया जाता है कि उस क्षेत्र को जो है वह कृषि योग्य बनाने के लिए जो है वह मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जाता है 2005-6 के अंदर। और इस कार्यक्रम का जो है वह एक प्रकार से संचालन किया जाता है 6 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर 6 डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। लेकिन अब चूंकि इसमें से अपने को क्या चुनना है, असत्य कथन चुनना है। पहले इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट थे, कौन कौन से थे, एक था आपके अजमेर, एक था भीलवाड़ा, एक था चित्तौड़गढ़, एक था राजसमंद और एक था आपके पाली डिस्ट्रिक्ट। यानी कि 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली। लेकिन बाद में क्या होता है, इसमें बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट अपडेट हो जाता है और जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट था वो इसमें से हट जाता है और अजमेर की जगह पर अब ब्यावर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। यानी कि ब्यावर आ जाता है, पाली आ जाता है, राजसमंद आ जाता है, भीलवाड़ा आ जाता है और चित्तौड़गढ़ आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट तो अब भी 5 ही है, लेकिन अजमेर की जगह ब्यावर आ जाता है। और टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं आपके, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जिनके अंदर यह कार्यक्रम चलाया जाता है आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसमें गलत कथन जो है वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वह इसमें गलत कथन हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत कथन इसमें हो जाता है। इस वजह से इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रह जाएगा। ठीक है, इनको अपन ग्रीन कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए, बाकी वाले कलर मिक्स हो जाए। तो ये 2 क्वेश्चन अपने आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर क्या कह रहा है कि आपको असत्य कथन जो है वो चुनना है कि भाई गलत कथन जो है वह इसमें से कौन सा है। असत्य कथन कि राजस्थान, ये बेसिकली राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के आधार पर है। राजस्थान से 2023-24 के अंदर कुल निर्यात जो है वह आपके 83,704 करोड़ का होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। कुल निर्यात है 83,000 आपके 704 करोड़ रुपए का है। बिल्कुल एकदम सही बात है। ये राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष वस्तु जो है वो इंजीनियरिंग या फिर आपके अभियांत्रिकी से संबंधित है। बिल्कुल ये एकदम सही बात है। एक और चीज़ देख लीजिए कि राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं जो हैं, शीर्ष 5 जो वस्तुएं हैं उनका योगदान कुल निर्यात के अंदर 65% है। ये भी एकदम सही है। राजस्थान का जो कुल निर्यात है 83,704, उसके अंदर से 65% जो निर्यात है वो केवल आपके 5 चीज़ों का होता है। सबसे ज़्यादा जो कि 65% हिस्सा रखते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके इंजीनियरिंग वस्तुएं, इंजीनियरिंग वस्तु आती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपके आते हैं आभूषण, रत्न एवं आभूषण आते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा निर्यात होते हैं अपने धातुएं, चौथे नंबर पर होते हैं अपने कपड़ा और 5वें नंबर पर अपने का होता है हस्तशिल्प। ये आपके 5 चीज़ें जो है वह सबसे ज़्यादा क्या होती है, आपके निर्यात होती है। तो इसका मतलब इसमें असत्य कथन कौन सा है, इसके अंदर बेसिकली कोई भी कथन असत्य है ही नहीं, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ये एकदम सही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वह डी एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि
डाइकिन, मिकुनी, एसटीओ और आपके गेसिमिंडा, ये संबंधित किससे है? बेसिकली ये क्या है, तो आपके नीमराणा के अंदर ध्यान देना है। नीमराणा औद्योगिक जो क्षेत्र है कहाँ पर है? बेसिकली ये आपके अलवर के अंदर स्थित है नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? रिको के द्वारा यह स्थापित किया गया एक क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के अंदर बेसिकली जापान की जो है वह कंपनियां हैं, और उन कंपनियों का नाम क्या है? डाइकिन है, मिकुनी, एसटीओ और आपके गोसिमिंडा के नाम से ये कंपनियां हैं, जो कि यहाँ पर नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर क्या हो रखी है? आपके स्थापित हो रखी है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला बोल रहा है अपने को कि असुमेलित जो है वह इनमें से कौन सा है? इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जमवा रामगढ़ कहाँ पर है? आपके जयपुर के अंदर बताया जा रहा है। दूसरा क्या है? मेडटेक मेडिकल आपके डिवाइसेज जो पार्क है, या फिर डिवाइसेज लिख रखा है, डिवाइसेज पार्क नीमराणा अलवर के अंदर जो है यह बता रखा है। तो मेडटेक मेडिकल एक है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जो है वह तिवरी के अंदर है, जोधपुर में, बिल्कुल सही है। और स्पोर्ट्स गुड्स एंड आपके टॉयज जोन जो है वो खुसखेड़ा भिवाड़ी आपके अलवर के अंदर स्थापित है। देखिए, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो है यह है आपके धोलाई के अंदर है। धोलाई औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? आपके जमवा रामगढ़ जयपुर में है। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज जो पार्क है ये आपकी नीमराणा के अंदर नहीं है। ये बेसिकली कहाँ पर स्थित है? आपके ये स्थित है बोरानाडा के अंदर। कहाँ पर है? बोरानाडा के अंदर स्थित है। बोरानाडा कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर आता है। यानी कि बोरानाडा जोधपुर के अंदर आपका मेडटेक मेडिकल जो आपकी डिवाइसेज पार्क है वो आपका स्थित है। बाकी कृषि खाद्य प्रसंस्करण जो है ये आपके एकदम सही है, तिवरी के अंदर है। और स्पोर्ट्स वाला भी जो है वह आपके खुसखेड़ा भिवाड़ी के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका यही रहेगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है आपको कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तहत प्रत्येक जिले को एक विशिष्ट उत्पाद चिन्हित किया गया है। आपको प्रश्न के अंदर असुमेलित जो युग्म है उसका चयन करना है कि इनमें से कौन सा जो है वह असुमेलित है, यानी कि गलत जो है वह मिलान कर रखा है। जैसे कि सवाई माधोपुर के लिए पर्यटन बता रखा है, एकदम सही है। सवाई माधोपुर जहाँ पर रणथंभौर है, आपके त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, वो विशेष रूप से किसके लिए जाना जाता है? पर्यटन के लिए जाना जाता है। श्री गंगानगर जो है, ये श्री गंगानगर बेसिकली श्री गंगानगर के अंदर किन्नू माल्टा वगैरह इनके खट्टे फलों की जो है वह आपके क्या है? मंडी भी है। और किन्नू माल्टा के लिए गंगानगर जो है वह जाना जाता है। ये यहाँ का वन प्रोडक्ट हो सकता है। चूरू डिस्ट्रिक्ट के लिए काष्ठ कला जो है ये बिल्कुल प्रसिद्ध है। चंदन की काष्ठ कला के लिए भी चूरू जाना जाता है। ये भी एकदम इसके अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा जाता है। भरतपुर के लिए बता रखा है आपके क्वार्ज, और क्वार्ज के साथ में क्या बता रखा है? क्वार्ज और आपके फेल्सपार उत्पाद बता रखा है, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके गलत हो जाएगा। क्योंकि भरतपुर के अंदर जो है वह आपके कृषि से संबंधित जो उत्पाद है, कृषि जो उत्पाद है वो बेसिकली रखा गया है। क्योंकि आपको सभी को पता है कि भरतपुर के अंदर जो है वह सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और इस वजह से यहाँ पर सरसों से बनने वाला जो खाद्य तेल है उसको बेसिकली यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। शहद जो है, उस शहद को यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। तो इसमें खाद्य तेल और शहद जो है वो आपके भरतपुर के आएंगे, ना कि क्वार्ज वगैरह। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि आपके क्या है? इसमें असुमेलित हो रखा है, यानी कि गलत मिलान जो है वह इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर का, भारत के कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान जो है वह कितना है? आप सभी को पता है कि राजस्थान जो है यह भारत के अंदर तेल उत्पादन में, जो आपके कच्चा तेल है उसके उत्पादन में सेकंड नंबर पर है। क्योंकि फर्स्ट नंबर पर जो है वह कौन आता है? आपके महाराष्ट्र जो है वह आपके फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक है ना, महाराष्ट्र जो है वह आपके फर्स्ट नंबर पर आता है, महाराष्ट्र। और जबकि अगर अपन बात करते हैं कि जो आपका राजस्थान है, अब जैसे कि भारत की अगर अपन बात करें तो भारत के अंदर जो है वह आपके टोटल 26 के आसपास है, और राजस्थान जो है वह उसमें से जो दूसरे नंबर पर उत्पादन करता है राजस्थान, वो लगभग जो है वह भारत के अंदर जो है वह 4.39 मिलियन मैट्रिक टन जो है वह आपके उत्पादन करता है। ठीक है ना, मिलियन मैट्रिक टन जो है वह किसका उत्पादन करता है? कच्चे तेल का करता है, जो कि भारत के कुल उत्पादन का 14.95% जो है वह निकल कर आता है। कितना आता है? 14.95% आता है। और इस हिसाब से अगर अपन इसमें से देखें कि योगदान कितना है, तो 15% के आसपास जो है वह भारत का जो है वह कुल तेल का उत्पादन जो है वह राजस्थान के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वह एकदम सही हो जाएगा। राजस्थान को जो है वह कच्चे तेल की दृष्टि से, या फिर आपके जो आपके तेल और गैस है उसकी दृष्टि से 4 जो है वह पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंदर बांटा हुआ है, जिसके अंदर 4 के अंदर अगर अपन बात करें तो इन 4 में एक आता है आपके कौन सा
जब अपन इन चार की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से हैं फैले हुए। अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के अंदर जो है वह एक तो आता है यहाँ पर, जिसका नाम क्या आता है, जैसलमेर सेल्फ बेसिन। जैसलमेर सेल्फ बेसिन के नाम से ये जाना जाता है, जिसको राजस्थान सेल्फ बेसिन या फिर जैसलमेर बेसिन भी कहते हैं, जो कि सबसे पुराना है और प्राकृतिक गैस जो है उसके लिए जाना जाता है, जबकि जिसके अंदर केवल जैसलमेर जिला आता है। एक आता है आपके यहाँ पर जिसको कहा जाता है बाड़मेर सांचौर बेसिन, और बाड़मेर सांचौर जो बेसिन है यह बेसिकली बाड़मेर और जालोर जिले के अंदर फैला हुआ है, और यह जो है वह राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो कच्चा तेल है उसका उत्पादन करता है। RS प्री 2021 का ये प्रश्न था, सबसे ज़्यादा कच्चा तेल उत्पादन करने वाला आपके जो है वह बाड़मेर सांचौर बेसिन आता है। उसके बाद में जो है वह अगला आपके कहाँ पर आता है, अगला आता है आपके जिसको बोलते हैं बीकानेर नागौर बेसिन। किस नाम से जाना जाता है, बीकानेर नागौर बेसिन के नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर जो है वह बीकानेर जोन के 4 जिले बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आपके चूरू आता है, और एक नागौर इसमें शामिल होता है। उसके बाद में आपके अगला आता है ये वाला जिसको बोलते हैं विंध्यन बेसिन। इसको कहा जाता है विंध्यन बेसिन के नाम से ये जाना जाता है, जिसमें कोटा जोन के 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, और एक आता है भीलवाड़ा, एक आता है चित्तौड़गढ़। इस प्रकार से राजस्थान में टोटल 4 बेसिन जो है, और राजस्थान महाराष्ट्र के बाद में भारत में दूसरे नंबर पर आता है, जो कि आपके 4.39 मिलियन मैट्रिक टन जो है वह उत्पादन करता है कच्चे तेल का, और यह भारत के कुल कच्चे तेल का जो है वह 14.95% है, जो कि लगभग 15 के आसपास निकलकर आपके आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न नंबर है 8। राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई नई राजनिवेश नीति 2024 के संबंध में आपको सत्य कथन जो है वह चुनना है। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, रिप्स जो है वह 2024 अभी इसके नवीनतम जो अपडेट है वो आ चुके हैं। वैसे ये यहाँ पर जो प्रश्न लिया गया है ये 2023-24 की जो आर्थिक समीक्षा आई थी और बजट आया था उसके आधार पर यह बताया जा रहा है। पहला कथन है कि रिप्स 2024 की घोषणा जो है वह वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट 2023-24 में की थी। बिल्कुल एकदम सही बात है, इन्होंने इसकी घोषणा करी थी। अगला है रिप्स 2024 के तहत जो है वह स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने के लिए जारी जो आपके पात्रता प्रमाण पत्र है उसकी अवधि 2 वर्ष की जाएगी। बिल्कुल यह भी एकदम सही है। स्टाम्प ड्यूटी से अगर आपको छूट चाहिए, बेसिकली रिप्स का मतलब यह है कि राजस्थान के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में बाहर की कंपनियां आकर, बाहर के व्यक्ति आकर निवेश करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन निवेश जब करेंगे जब राजस्थान सरकार कुछ स्पेशल उनको छूट वगैरह देगी। तो जो भी स्टाम्प ड्यूटी वगैरह लगती है यहाँ पर निवेश के टाइम में, उनके ऊपर छूट देने के लिए जो भी आप पात्रता प्रमाण पत्र है उसकी अवधि जो है वह अब 2 वर्ष कर दी गई है। पहले ये 1 वर्ष हुआ करती थी, यानी कि इसको भी क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, यानी कि ये भी एकदम सही कथन जो है वह आपके आ जाता है। इसके बाद में अगर अपन आगे देखते हैं, अगला जो है वह आपके क्या आता है कि पीएनजी की जो वेट दर है, पीएनजी की वेट दर जो है उसके अंदर 3% की जो है वह क्या है आपके कमी किया जाना प्रस्तावित है। पीएनजी बेसिकली क्या है, पीएनजी का मतलब ये है कि ऐसी कंपनियां या फिर ऐसे उद्यम जो कि आपके एनर्जी या फिर ऊर्जा जो है उस ऊर्जा का मैक्सिमम यूज करने वाली जो कंपनियां हैं, यूज करने वाले जो आपके उद्यम हैं, उन उद्यमों के लिए बेसिकली क्या किया है कि अब जो है उनके ऊपर जो भी पीएनजी की वेट दर है उसके अंदर बेसिकली क्या किया गया है, 5% जो है वह कमी की गई है उस कंडीशन में जब आपके उनके फिक्स टाइम तक और मैक्सिमम जो है वो उत्पादन, मैक्सिमम जो है वह उपभोग अगर करते हैं। यानी कि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां राजस्थान के अंदर जो कि औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रही है और उनके द्वारा सबसे ज़्यादा जो है वह एनर्जी का यूज लिया जा रहा है, उन उद्यमों को जो है वह एक फिक्स टाइम के लिए जो है वह पीएनजी के ऊपर वेट दर जो है उसके अंदर 5% की छूट देने की घोषणा की गई थी। बिल्कुल एकदम सही बात है ये भी, यानी कि इसमें जो है वह तीनों ही कथन जो है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 1, 2 और 3 आपके सही हो जाते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र जो है इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी। बजट 2024-25 के अंदर घोषणा की गई कि धर्मपुर बाड़मेर के अंदर की जाएगी, नैनवा बूंदी में की जाएगी, वरकाना पाली में की जाएगी और माल की ठूस जो उदयपुर है यहाँ पर की जाएगी। यानी कि इस प्रकार से जो आपके चारों के चारों जो प्लेसेज है, यानी कि इन चारों जगह पर क्या किया जाएगा, आपके श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। बाड़मेर में है, एक धर्मपुर में, एक नैनवा बूंदी में है, एक वरकाना पाली में है और एक माल की ठोस जो आपके उदयपुर है यहाँ पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने को क्या कह रहा है, अगला प्रश्न नंबर है 10। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति जो आपके कहाँ की है, अक्षय ऊर्जा नीति 2023 की बात कर रहा है। इसके संबंध में आपको सत्य कथन जो है उसकी चयन करना है, वो आपको बताना है। देखिए यह नीति 6 अक्टूबर 2023 के दिन क्या होती है, आपके जारी होती है।
6 अक्टूबर 2023 के दिन जो है वह राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति जो है उसको क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। तो बिल्कुल एकदम सत्य कथन है ये, इसमें एकदम सही बात है। 2023 वाली जो नीति है वह 6 अक्टूबर 2023 के दिन आती है। वर्तमान में 24 वाली नीति भी जो है वह उसका एक प्रकार से प्रपोजल आ चुका है। इस नीति का लक्ष्य 2023 तक 90 गीगावाट के अक्षय ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करना है। 2023 की ही नीति है और 2023 में कैसे हो सकता है, 2029-30 का लक्ष्य रखा गया था कि 2029-30 तक 90 गीगावाट जो है वह अक्षय ऊर्जा उत्पादन हम कर लेंगे। यानी कि अक्षय ऊर्जा का मतलब है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनको मिलाकर। इसका मतलब कथन जो है वह इसमें सत्य तो केवल एक ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वह राइट आंसर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी जो है वह एकदम सही होगा। अभी जो आपके सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा नए लक्ष्य रखे गए हैं और राजस्थान सरकार ने क्या कहा है कि हम जो है वह आने वाले 5 वर्ष के अंदर जो है वह लगभग 125 जो है वह मेगावाट क्या करेंगे, सॉरी गीगावाट क्या करेंगे, हम उत्पादन करने वाले हैं अक्षय ऊर्जा का। और इस 125 के अंदर से जो है वह हम 80 जो गीगावाट है वो हम करेंगे किससे, सौर ऊर्जा के जो इससे उत्पादन हम करने वाले हैं। इसके अलावा जो है वह 20 गीगावाट जो है वह लक्ष्य किसका रखा है, पवन का रखा गया है। और लगभग जो है वह 25 जो गीगावाट है वह किसकी वजह से रखा गया है, हाइड्रो पावर से जो है वह रखा गया है। ये अभी लक्ष्य जो है वो करंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से राजस्थान सरकार ने ये नए लक्ष्य जो है वह निर्धारित कर लिए हैं आने वाले 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि इसमें जैसे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है कि राज्य के अंदर जो है वह आपके 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा मार्च 2024 तक जो है वह कितने गांवों का जो है वह विद्युतीकरण कर दिया गया है। यानी कि 100% हम गाँवों के अंदर विद्युतीकरण करेंगे, इसके लिए राजस्थान के अंदर जो है वह कितने गाँवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है मार्च 2024 तक के आंकड़े के अकॉर्डिंग जो है वह राजस्थान के अंदर जो है वह कितने गांव है ऐसे, तो 43,965 गांव है। कितने हैं, 43,965 गांव है जिनको क्या कर दिया गया है, विद्युतीकृत कर दिया गया है। वहीं अगर अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो है वह आपके राजस्थान के अंदर जो है वह लगभग अगर अपन बात करें तो 4 पॉइंट जो है वह 28% के आसपास, 4.28% जो है वह उपभोक्ताओं के अंदर क्या होती है, आपके वृद्धि होती है। उपभोक्ताओं के अंदर कितनी वृद्धि है, 4.28% की जो है वह आपके वृद्धि देखने को मिलती है उपभोक्ता के अंदर। उपभोक्ता यानी कि नए जो उपभोक्ता बने हैं, नए जो उपभोक्ता हमने एनर्जी के क्षेत्र में आए हैं, उनके अंदर लगभग आपके 4.28% की वृद्धि हुई है। गांव कितने हैं, 43,965 गांव आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छठा जो राज्य वित्त आयोग है, बेसिकली राज्य वित्त आयोग जो है यह प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर बनता है। और छठा जो राज्य वित्त आयोग है यह किसकी अध्यक्षता में बना था, प्रद्युम्न सिंह की जो है वह, प्रद्युम्न सिंह जो है इनके अध्यक्षता के अंदर यह बनाया गया था। 5 वर्ष के लिए जो है वह छठा वित्त आयोग बनाया गया था, जो कि 2020-21 से लेकर 2020-21 से जो है वह 2020-21 से 2024-25 के लिए जो है वह ये वित्त आयोग बनाया गया था बेसिकली। और सॉरी 24-25 नहीं है, 25-26 है। 2020-21 से 2025-26 के लिए जो है वह आपके ये वित्त आयोग जो है वह बनाया गया था। और इस वित्त आयोग के अंदर जो है वह राज्य को जो है वह स्वयं के शुद्ध कर राजस्व, स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का जो हिस्सा है उसमें से कितना हिस्सा जो है वह, या फिर कितना प्रतिशत जो है वह पंचायती राज व शहरी निकायों को वितरित किया जाना चाहिए, इसकी अनुशंसा की है। तो बेसिकली पहले तो आप ये अनुशंसा याद रख लीजिए कि 6.75% ये अनुशंसा करी है। इस वित्त आयोग ने यह कहा है कि राज्य जो आपका खुद का स्वयं का जो शुद्ध कर राजस्व कमा रहा है उसमें से 6.75% किसको देगा, आपके स्थानीय जो निकाय है, चाहे पंचायती राज है चाहे शहरी निकाय है, उसको देगा। और इसमें से भी अगर इसको 100% माना जाए तो जो अपना ग्रामीण और शहरी जनसंख्या है, जैसे कि 24.9 और आपके 24.9 और 75.1 जो हमारे जनसंख्या है यहाँ की ग्रामीण और शहरी, उसी हिस्से के अंदर जो है वह इस रुपए को बांट देगा 6.75 को। और जो पंचायती राज के अंदर जा रहा है, बेसिकली ये हिस्सा किस में जाएगा, पंचायती राज के अंदर जाएगा। और ये हिस्सा कहाँ पर जाएगा, शहरी क्षेत्र के अंदर जाएगा, शहरी क्षेत्र में जाएगा। और इस पंचायती राज में जाने वाला जो ये 75.1% है, ये बेसिकली 3 हिस्सों के अंदर बटेगा, जिसमें से 75% जो हिस्सा है ये किसके पास में जाएगा,
ग्राम पंचायत के पास में जाएगा, और इसमें से 20% जो हिस्सा है वह पंचायत समिति के पास में जाएगा, और 5% जो हिस्सा है ये किसके पास में जाएगा, जिला परिषद के पास में जाएगा। इस प्रकार से जो है वह इनको क्या किया गया है, आपके बांटा गया है। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है वह आपके बांटा जाता है इसको। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। आगे जब अपन देखते हैं तो आगे अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा 6.75। 13 नंबर क्या कह रहा है, असुमेलित जो है उसको चुनना है। एक तरफ आपको संगठन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनका स्थापना दी हुई है कि इनमें से किसका जो है वह गलत सुमेल कर रखा है। सबसे पहली संस्था आती है रीको। रीको का मतलब है राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाती है। जनवरी 1980 के अंदर इसकी स्थापना होती है। बिल्कुल एकदम सही है ये सुमेल जो कर रखा है। राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंस कमीशन, आरएफसी की यहाँ पर बात है। आरएफसी जो है वो 1955 के अंदर स्थापित होता है। 1980 में रीको है, 1955 के अंदर आरएफसी आता है। उसके बाद में है राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाती है। 1961 के अंदर स्थापित होती है, ये भी एकदम सही बात है। ये तीनों की तीनों इसमें सही है। फिर है राजस्थान गैर कृषि अभिकरण, ये गैर कृषि होगा, गैर कृषि अभिकरण यानी कि रूरल नॉन फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से रूडा जो है वह जाना जाता है, जिसकी स्थापना जो है वह नवंबर 1995 में होती है। नवंबर 1992 में नहीं, 1995 जो है वह इसका यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि इसमें गलत जो है असुमेलित जो है वह कौन सा हो जाएगा, आपके रूडा जो है वह इसमें असुमेलित है। रूडा की स्थापना 1995 में होती है। ये मुख्य रूप से जो है वह वो संस्थाएं आती है राजस्थान के अंदर जो कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर क्या कर रही है, आपके काम कर रही है। इसी रूडा की अगर अपन बात करें तो रूडा के द्वारा जो है वह बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में देखिए नाम से ही पता चल रहा है रूरल, उसके बाद में इसके बीच में एक शब्द आता है नॉन फार्मिंग। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नॉन फार्मिंग यानी कि गैर कृषि के जो कार्य होते हैं उनके डेवलपमेंट का ये काम करेगी। विशेष रूप से जो है वह चमड़ा जो है इसके लिए ये काम करती है, ऊन के लिए ये काम करती है, और जो आपके लघु खनिज होते हैं इनके लिए ये काम करती है। इन तीन का जो है वह आपके प्रशिक्षण और आपके एक प्रकार से ऋण का काम करती है रूडा। रूडा के द्वारा ये काम किया जाता है गैर कृषि क्षेत्र के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर आता है 14। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर इनलैंड कंटेनर डिपो जो है उसकी स्थापना नहीं की गई है। इनलैंड कंटेनर डिपो का मतलब होता है आपके आईसीडी, और आईसीडी जो है यह बेसिकली किसके द्वारा नियमित होता है, राजस्थान की संस्था है राजसिको। इस राजसिको के द्वारा जो है वह राजस्थान में आईसीडी चलाए जाते हैं, जिनको एक प्रकार से शुष्क बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के अंदर अगर अपन बात करें आईसीडी की, तो जो आपके इसके द्वारा बेसिकली राजसिको के द्वारा जो संचालित किए जाते हैं उन आईसीडी के अंदर जो है वह आपके जैसे कि जयपुर के अंदर आता है, जयपुर के अंदर भी आईसीडी आता है। राजस्थान में राजसिको चलाती है, बाकी इंडियन रेलवे वगैरह के राजस्थान में लगभग 5 जो है वह मुख्य आईसीडी है। जयपुर के अंदर, कनकपुरा के अंदर जो है वह स्थापित हो रखा है। जोधपुर के अंदर भी जो है वह आपके इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी चल रहा है। अलवर के अंदर भी ये चलता है, लेकिन उदयपुर के अंदर कोई भी आईसीडी नहीं है। उदयपुर में जो है वह कोई भी आईसीडी आपके जो है वो नहीं आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो आईसीडी है बेसिकली जो आपके राजसिको है इसके द्वारा एक तो शुष्क बंदरगाह जो है उसके नाम से आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित किए जाते हैं, जिसमें भारी माल जो है उनको क्या किया जाता है, निर्यात के लिए सहयोग मिलता है। जबकि इसी राजसिको के द्वारा जो है वह एक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है उसकी भी स्थापना की जाती है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है इसकी भी स्थापना की जाती है। और राजस्थान का पहला एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वह कहाँ पर बनाया गया था, सांगानेर के अंदर बनाया गया था, जयपुर के अंदर, यहाँ पर जो है वह स्थापित किया गया था। और दूसरा जो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो बेसिकली प्रस्तावित हो रखा है उदयपुर में। तो यहाँ पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो बनने वाला है उदयपुर में, ना कि आईसीडी इंटेल कंटेनर डिपो नहीं बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, असुमेलित इनमें से कौन सा है। सिरेमिक पार्क बेसिकली रीको के द्वारा जो है वह स्थापित किए गए एक पार्क है, और इधर इनका नाम है। जैसे कि सिरेमिक पार्क दिया हुआ है आपके खारा के अंदर, बिल्कुल सही है, जो सिरेमिक टाइल्स वगैरह बनती है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क है ये कनकपुरा जयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। मेगा फूड पार्क जो है यह आपके रूपनगढ़ अजमेर में है, बिल्कुल सही है, ग्रीन टेक के नाम से स्थापित है। कोरियन जो पार्क है जिसको अपन कोटरा भी कहते हैं, गिलोट अलवर में है, बिल्कुल सही बात है। और साइबर जो पार्क है यह आपके देबारी उदयपुर में है। साइबर जो पार्क है यह देबारी उदयपुर के अंदर जो है वह नहीं है। साइबर पार्क जो है यह बेसिकली यहाँ पर स्थापित नहीं है, ये जोधपुर के अंदर स्थापित है। साइबर जो पार्क है ये कहाँ पर स्थापित है, आपके जोधपुर के अंदर आता है आपके साइबर पार्क, ये उदयपुर के अंदर नहीं है। इसका मतलब इसमें से जो है वह असुमेलित केवल एक ही है, केवल 5, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वह आपके डी जो है वह इसका सही हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह आपके राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है। राजस्थान सरकार का कौन सा एक उपक्रम है। देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड आता है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो है ये बेसिकली कहाँ पर है, आपका कोटा के अंदर स्थित है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। और इसकी अगर अपन बात करना चाहें तो यह बेसिकली 1964 के अंदर स्थापित होता है और लगभग 2016 के अंदर जो है यह बंद हो गया था इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। तो 2016 से ये बंद चल रहा है। केंद्र सरकार का एक उपक्रम आता है। अगला आता है सांबर साल्ट लिमिटेड। 1960 के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की जाती है, लेकिन 1964 वह तारीख आती है जब भारत सरकार का एक उपक्रम आता है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। उस हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा 1964 में ही सांबर साल्ट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो वर्तमान में सांबर साल्ट लिमिटेड भी केंद्र सरकार के अधीन आती है। अगला आता है मॉडर्न बेकरीज। मॉडर्न जो बेकरीज है यह बेसिकली कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है और यह भी जो है वह केंद्र सरकार की ही एक संस्था आती है। इसका मतलब ये तीनों ही राजस्थान सरकार की नहीं है। तो कौन सा एक है, तो उपयुक्त में से कोई भी जो है वह राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वह इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 17 अपने को क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन जो है उसका चयन करना है। भाई गलत कथन कौन सा है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। बिल्कुल हाँ साहब, कृषि पर निर्भर है। कृषि के ऊपर राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 62% हिस्सा निर्भर है। बिल्कुल ये भी सही बात है। कृषि पर भी निर्भर है, ये भी एकदम सही बात है। आपको असत्य चुनना है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई जो है वह नहरों के माध्यम से होती है। ये गलत हो गया भाई। सर्वाधिक जो सिंचाई है राजस्थान के अंदर, जब अपन सिंचाई की बात करते हैं, राजस्थान में जब अपन सिंचाई की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो होती है नलकूप से। नलकूप से हमारे लगभग 44% जो है वह सिंचाई होती है। दूसरे नंबर पर हमारे सिंचाई होती है नहर से जो कि 30% होती है। और तीसरे नंबर पर हमारे होती है कुएं से। किससे होती है, कुएं से जो है वह तीसरे नंबर पर होती है जो कि लगभग 24% के आसपास होती है। और चौथे नंबर पर हमारे यहाँ पर होती है तालाब से सिंचाई जो कि लगभग 0.72% के आसपास होती है। इनमें भी अगर अपन बात करें तो नलकूप से जो है वह सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है, जयपुर के अंदर होती है। इसी प्रकार से जो नहर है इससे सबसे ज़्यादा जो है वह श्री गंगानगर के अंदर सिंचाई होती है। कुएं से जो है वह सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर होती है। इसके अलावा जो तालाब है इससे सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा के अंदर सिंचाई होती है। ये हमारे सिंचाई के जो है वो साधन है। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो किससे होती है, तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो हमारे नहर से नहीं होती है, जबकि किससे होती है, नलकूप से जो है वह सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें असत्य कथन ऑप्शन नंबर सी जो है वह असत्य हो जाएगा। राजस्थान की कृषि मानसून पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर मानसून के अंदर अनियमितता भी पाई जाती है। बिल्कुल राजस्थान का मानसून जो है वह अनियमित प्रकार का है, उसका कोई फिक्स जो है वह नहीं है। कभी वर्षा ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 18 है, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, यानी कि कोई व्यक्ति अगर छोटा अगर वाणिज्यिक वाहन ले रहा है स्वरोजगार के लिए, यानी कि खुद के रोजगार के लिए अगर ले रहा है, तो उस कंडीशन में अगर अपन बात करें तो उस व्यक्ति को यहाँ पर बताया हुआ है कि इस योजना के तहत 15 लाख तक का अगर वह वाणिज्यिक वाहन ले रहा है तो उस कंडीशन के अंदर जो है वह 10,000 या फिर 60,000 10% या फिर 60,000 का उसको अनुदान दिया जाएगा। किस कंडीशन में, अगर वाहन जो है वह कहाँ तक का है, 15 लाख तक का अगर वाहन आता है। तो बिल्कुल एकदम सही बात है कि 15 लाख का अगर वाहन है तो 10% या फिर 60,000 का उसको अनुदान दिया जाएगा। उसके बाद में है, इस योजना की शुरुआत जो है वह आपके 11 अक्टूबर के दिन की जाती है। 11 अक्टूबर 2022 जो है वो बताई हुई है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगी। इसकी जो शुरुआत है वो बेसिकली 1 दिसंबर के दिन की जाती है। 1 दिसंबर 2022 के दिन जो है वह मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना की शुरुआत की जाती है, यानी कि ये कथन गलत हो जाएगा। और इसमें आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष निर्धारित की जाती है, ये एकदम सही है। 18 से 45 वर्ष का कोई भी युवा जो है वह 15 लाख रुपए तक का जो है वह लघु वाणिज्यिक वाहन ले सकता है खुद के रोजगार के लिए, जिसपे सरकार 10% या फिर मैक्सिमम 60,000 का जो है वह डिस्काउंट देगी 15 लाख के हिसाब से। तो सत्य कथन इसमें आपको पूछ रहा है कि भाई सही कथन कौन कौन से हैं, तो पहला और तीसरा ही इसमें सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 19 नंबर।
प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री जो आपके मुफ्त बिजली जो आपके योजना आती है उसके अंदर आपको गलत कथन जो है वह उसका चयन करना है। इस योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को हुई थी, बिल्कुल एकदम सही बात है। इस योजना के तहत 78,000 रुपये 3 किलोवाट या फिर उससे अधिक का अनुदान मिलता है, यानी कि 78,000 रुपये तक जो है वह आपको अनुदान मिलता है। किसके ऊपर? पीएम सूर्य घर के ऊपर। पीएम सूर्य घर है क्या बेसिकली? तो घरों के ऊपर रूफ टॉप जो है वह आपके सोलर पैनल लगाए जाते हैं, ये आपके पीएम सूर्य घर योजना आती है। और इस योजना के लिए कुल बजट जो है वह 75,000 करोड़ का रखा गया है, ये भी एकदम सही बात है। और इसके तहत हर महीने 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 300 यूनिट जो है वह बिजली फ्री दी जाती है। बेसिकली प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि आप अपने घर के ऊपर क्या लगाना है, सौर ऊर्जा का जो है वो आपको पैनल जो है वो लगाना है। उस पैनल को आप लगाएंगे, उससे जितनी विद्युत उत्पादन होगी उसमें से आपको 300 यूनिट आपको मिल जाएगी, बाकी गवर्नमेंट खुद ले लेगी। और आपको जो है वो अगर आप पैनल भी लगाते हैं तो सरकार आपको 78,000 रुपये तक अनुदान देने वाली है। इसका मतलब इसमें गलत कथन जो है वह आपके ऑप्शन नंबर डी जो है वह हो जाएगा, 300 यूनिट हो जाएगी जो आपको फ्री दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान निम्न फसलों के उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वह है। कौन कौन सी फसलों के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है? देखिए, जब राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान जो है वह फर्स्ट कौन कौन सी फसलों में आता है भारत के अंदर उत्पादन में? तब आपके आती है गंवार की फसल आती है, आपके बाजरा जो है इसकी फसल आती है, बाजरा की फसल जो है ये आती है, आपके सरसों की जो फसल है ये आती है, इसमें भी राजस्थान प्रथम पर है। इसके अलावा जो आपके तिलहन है उस तिलहन के अंदर भी राजस्थान जो है वह पहले नंबर पर आता है। जब राजस्थान दूसरे नंबर की बात आती है, यानी कि राजस्थान जो है वो भारत के अंदर सेकंड किस में आता है, तो उस कंडीशन में आपके आते हैं, एक तो आता है आपके पोषक अनाज, एक तो क्या आता है आपके पोषक अनाज जो है वह आता है, जिसको अपन मोटा अनाज के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको अपन पोषक अनाज जो है वो भी कह सकते हैं। और एक आता है आपके मूंगफली। तो इन दो के मामले के अंदर जो है वह राजस्थान क्या आता है आपके दूसरे नंबर पर आता है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तीसरे नंबर पर, थर्ड पर, तो उसमें आपके देखिए इसमें आता है आपके एक तो चना आता है, चने के बाद में जो है वह आपके दलहन जो है, दलहन के मामले में भी राजस्थान जो है वह तीसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा एक आता है आपके जवार और एक आता है आपके सोयाबीन। इन तीन के अंदर जो है, चार के अंदर जो है वह राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है। तो देखिए, अगर अपन ऑप्शन देखना चाहें तो बाजरा जो है उसके अंदर पहले नंबर पर आता है, मूंगफली के अंदर राजस्थान दूसरे पर है, इसलिए ये कट ही हो गया। सरसों के अंदर राजस्थान पहले नंबर पर है, चना के अंदर राजस्थान जो है वह तीसरे नंबर पर है, कट हो जाएगा। बाजरे में राजस्थान पहले नंबर पर है, सरसों में राजस्थान पहले नंबर पर है, गंवार के अंदर जो है वह राजस्थान बेसिकली आपके गंवार के अंदर जो है, हाँ गंवार के अंदर भी पहले नंबर पर है बिल्कुल, लेकिन मटर के अंदर राजस्थान पहले नंबर पर नहीं है। फिर देखिए, गंवार में पहले नंबर पर है, बाजरे के अंदर पहले नंबर पर है, सरसों के अंदर भी पहले नंबर पर है और कुल तिलहन में भी पहले नंबर पर है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वह एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान प्रथम जो है वह किस किस के अंदर आता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है आपके 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसको अपन ने क्या कहा था अभी अभी, रूरल नॉन फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी, रूडा के नाम से जानती है, जो कि 1995 में स्थापित होती है। ये बोल रहा है कि इस रूडा के द्वारा जो है वह बेसिकली कौन से कार्य जो है वह कार्यों के संबंध में सही कथन नहीं है, गलत कथन आपको चुनना है कि इसके बारे में जो है वह गलत कौन सा जो है वह कथन है। देखिए, हस्तकला तथा ग्रामो उद्योग को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है, बिल्कुल जो है आपके रूडा के द्वारा हस्तकला एवं ग्रामो उद्योग, गांव के उद्योगों के लिए ये वित्तीय सहायता देती है, लेकिन गैर कृषि कार्यों के लिए हस्तकला उद्योग जो है उनके विपणन और प्रोत्साहन के लिए ये मेले, प्रदर्शनी और आपके उसका आयोजन भी करती है। बिल्कुल प्रदर्शनी ये लगाती है, मैजिकल क्रिएशंस के नाम से जो है वो रूडा के द्वारा लगाया जाता है, जिस प्रकार से राजस्थली एम्पोरियम के नाम से राजसी को भी लगाता है। तो ये कथन दोनों के दोनों ही इसमें क्या होंगे, सही होंगे। हस्तकलाओं को भौगोलिक संकेतक दिलाने का भी ये प्रयास करता है, बिल्कुल ये भी सही है। भौगोलिक संकेतक जो अपने जीआई टैग होते हैं वो भी रूडा के द्वारा जो है वो प्रयास किया जाता है हस्तशिल्प के लिए। अगला है, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित बीमारू जो उद्योग हैं उनको अल्पकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके नाम के अंदर ही एक चीज लिखी गई है कृषि के लिए, तो ये कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है आपके रूरल नॉन फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी। गैर कृषि क्षेत्र के अंदर ये ऋण देती है, तो कृषि क्षेत्र में तो ये देगी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, आपके गलत कथन निकल कर आ जाता है। अगला आता है प्रश्न नंबर अपने 22। देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है,
असुमेलित जो है इसका चयन करना है। एक तरफ आपको क्रांति दे रखी है, दूसरी तरफ उनका संबंधित क्षेत्र दे रखा है। दूसर क्रांति का संबंध बता रखा है पेट्रोलियम उत्पाद से, ये पेट्रोलियम से नहीं है, बेसिकली यह आपके उर्वरक से संबंधित आती है। किससे? उर्वरक से संबंधित आती है। गुलाबी क्रांति जो है यह झींगा मछली से संबंधित है, बिल्कुल सही है। परभनी क्रांति जो है वो भिंडी से संबंधित है, ये भी सही है। मूक क्रांति मोटे अनाज से संबंधित है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वह इसमें असुमेलित आ जाएगा, यानी कि गलत कथन जो है वह ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर आपके हो जाता है। अगला देखिए, राजस्थान के अंदर जो है वह आपके सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पूछा गया है। सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित सहकारी क्षेत्र की जो है वह आपके मिलों में शामिल नहीं है। यानी कि आपको 4 मिल दे रखी है, इनमें से कौन सी मिल जो है वह आपके सहकारी क्षेत्र की जो है वह नहीं है। देखिए, गुलाबपुरा सहकारी कतई मिल्स बिल्कुल एकदम सहकारी क्षेत्र की है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर जो है यह आपके स्थापित हो रखी है। दूसरी आती है आपके गंगानगर सहकारी कतई मिल। गंगानगर जो सहकारी कतई मिल है ये वर्तमान समय में हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। हनुमानगढ़, क्योंकि हनुमानगढ़ गंगानगर से ही अलग हुआ है, तो हनुमानगढ़ में ये स्थित है और यह गंगानगर सहकारी कतई मिल के नाम से ही जो है वह जानी जाती है। उसके बाद में अगली आती है आपके महालक्ष्मी सहकारी कॉटन मिल। ये गलत हो गया, इसमें सहकारी शब्द ही नहीं आएगा, क्योंकि महालक्ष्मी जो है यह बेसिकली ब्यावर के अंदर स्थित है। ब्यावर वर्तमान में नए अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया है और यह बेसिकली कैसी है आपके, यह बेसिकली सार्वजनिक क्षेत्र की है। सार्वजनिक क्षेत्र की है, यानी कि सरकार की जो है वह आपके आती है, सरकार की जो है वह आती है आपके महालक्ष्मी कॉटन मिल। महालक्ष्मी जो कॉटन मिल है यह बेसिकली 1925 के अंदर स्थापित होती है और एक प्रकार की सार्वजनिक क्षेत्र की है। फिर अगली आती है गंगापुरा। गंगापुरा नहीं है, ये गंगापुर है। गंगापुर सहकारी कॉटन मिल। गंगापुर सहकारी कॉटन मिल जो है यह बेसिकली आपके कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर ही स्थित है और ये भी कैसी है? आपके सहकारी क्षेत्र की ही आपके मिल जो है वह आती है। यानी कि इनमें से आपको पूछी गई है कि सहकारी क्षेत्र की कौन सी नहीं है, तो महालक्ष्मी जो है वह आपके कैसी आ जाती है? आपके सार्वजनिक क्षेत्र की आ जाती है, बाकी सारी की सारी अपने सहकारी क्षेत्र की मिल आती है। राजस्थान की जो पहली मिल है वो भी बेसिकली ब्यावर के अंदर ही स्थापित होती है, जिसका नाम क्या है? द कृष्णा कॉटन मिल। द कृष्णा कॉटन मिल जो है ये भी कहाँ पर है? आपके ब्यावर के अंदर ही स्थापित होती है, जो कि पहली मिल है राजस्थान की ऑल ओवर फर्स्ट है और ये निजी क्षेत्र की मिल हुआ करती थी जब स्थापित हुई थी, ठीक है ना, दामोदर दास के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 अपने को क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 अपने को बोल रहा है कि कथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है। कथन बोल रहा है कि सरकार जो है वो मुद्रास्फीति के मापन में थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लेती है। गलत हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो गया इसमें। बेसिकली सरकार जो है वो मुद्रास्फीति को सटीक मापन के लिए जो है वो किसका उपयोग करती है? थोक मूल्य सूचकांक का करती है, ना कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका कारण बताया हुआ है, क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में होने वाले जो उतार चढ़ाव है उनको सम्मिलित किया जाता है। बेसिकली उपभोक्ताओं के लिए जो कीमतें होती हैं उनके अंदर होने वाले उतार चढ़ाव को सम्मिलित किया जाता है। बेसिकली उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको अपन बोलते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बेसिकली एक उपभोक्ता के द्वारा दैनिक जीवन के अंदर जो भी यूज में ली जाता है, दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं यूज में आती है, उन वस्तुओं की कीमतों के अंदर जो भी एक प्रकार से अधिकता होती है या फिर कमी होती है, यानी कि उनमें जो भी होने वाला बदलाव है उसको बेसिकली इसमें लिया जाता है। तो इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए कि भाई कथन तो एकदम गलत हो जाएगा, तो कथन सही है वो तो गलत ही हो गया। ये भी, इसमें भी कथन को सही बता रहा है, ये भी गलत है। यहाँ पर कथन सही है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन तो केवल एक ही बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही इसमें सही होना चाहिए, जिसमें कथन और कारण दोनों को गलत बताया जा रहा है। यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंदर उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले जो दैनिक जीवन के आपके प्रोडक्ट है या फिर जो भी उत्पाद है, उनके कीमतों के अंदर होने वाले उतार चढ़ाव जो है उसको सम्मिलित किया जाता है। तो इसके अंदर जो है वह कथन और कारण जो है वो दोनों ही गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री जन मन योजना का संबंध किससे है? देखिए, पीएम जन मन योजना जो है यह बेसिकली उन समुदाय के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। उन लोगों को बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के साथ में जोड़ने के लिए, उनके लिए बैंकिंग जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए जो है वह पीएम जन मन योजना जो है इसकी शुरुआत की जाती है। इसकी शुरुआत बेसिकली जो है वह बजट 2023-24 के अंदर इसकी घोषणा भी की जाती है पीएम जन मन की। और कहा जाता है कि जो भी ऐसे क्षेत्र के अंदर जो भी आपके वंचित वर्ग है बैंकिंग
सेक्टर से, उनको अपन जोड़ेंगे। और इसके लिए जो है वह बेसिकली इसका संबंध किससे है, तो ये पूछा गया है। पंचायत स्तर के ऊपर तिरंगा कार्यक्रम नहीं, ये तिरंगा कार्यक्रम हो जाएगा हर घर तिरंगा। कोटा जिले के अंदर आयोजित एक कार्यक्रम जो कि सरकार की योजना जागरूकता से संबंधित है नहीं। 12 जिले के अंदर 38 बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लिए, ये एकदम सही हो जाएगा कि 12 डिस्ट्रिक्ट जो है उनके अंदर शहर या जनजाति निवास करती है, जो कि एक प्रकार से वंचित वर्ग है राजस्थान में, उनकी लगभग 38 बस्तियों को सड़कों के साथ में जोड़ा जाएगा। ये इस पीएम जनमन के अंदर राजस्थान के लिए किया जाने वाला प्रमुख कार्य के रूप में आता है। ये आप सभी के लिए जो है वह आरएस प्री की टेस्ट सीरीज है। अगर आप लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन जो है वह टेस्ट सीरीज आरएस के लिए अपनी जो है वह क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर चल रही है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है ये चल रही है और इसके अंदर 16 टॉपिक वाइज टेस्ट है और 9 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट है। VSR 01 कूपन कोड अगर आप लगाते हैं तब आपको 399 के ऊपर भी जो है वह 21% का क्या मिल जाता है, आपको डिस्काउंट मिल जाता है। यानी कि आप क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर आरएस प्री की अगर टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर VSR 01 कूपन कोड लगाना है ताकि आपको 21% की जो है वो छूट मिल जाए। इसके अंदर लगभग आपके 16 और 9 जो है वह 25 टेस्ट इसमें टोटल शामिल किए गए हैं जो आपको मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आता है अपने 26। असुमेलित है इनमें से, एक तरफ बाह्य सहायतित परियोजना दी हुई है और दूसरी तरफ आपको वैश्विक संस्था दी हुई है, यानी कि किनके सहयोग से यह परियोजनाएं चल रही है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश, देखिए राज्य राजमार्ग में केवल विकास आएगा तब विश्व बैंक आता है। बाकी मैंने कहा है राज्य राजमार्ग जो है वह शहरीकरण के जो है वह एक प्रकार से सिद्धांत पर आधारित है। राज्य राजमार्ग यानी कि सड़कें बन रही है और जहां पर भी विकास का काम आएगा, शहरीकरण का काम आएगा, वहां पर एडीबी के द्वारा सहयोग किया जाएगा। बिल्कुल एकदम सही है। राजस्थान राज्य राजमार्ग, अगेन देख लीजिए विकास आ गया है यहाँ पर और विकास के लिए जो है वह विश्व बैंक जो है वह आता है, एकदम सही बात है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, राजस्थान में जल के लिए जो है वह आपके करने वाली काम एक प्रमुख संस्था है जिसके द्वारा दिया जाता है, वो जायका है। लेकिन बांध पुनर्वास के लिए जो है वह आपके जायका नहीं आती है। बांध पुनर्वास के लिए जो है वह विश्व बैंक जो है इसके द्वारा सहयोग दिया जाता है, इसके द्वारा विश्व बैंक के द्वारा दिया जाता है। इसके साथ में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये दोनों की दोनों मिलकर जो है वह बांध पुनर्वास सुधार परियोजना को चलाते हैं, जिसमें विश्व बैंक का हिस्सा जो है वह 70% आता है और AIIB का हिस्सा जो है वह 30% इसमें आता है। उसके बाद में है रेगिस्तान जल क्षेत्र पुनः संरचना। रेगिस्तान जल क्षेत्र पुनः संरचना जो है यह परियोजना NDB की है, बिल्कुल सही बात है। न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसके अंदर जो है वह राजस्थान गवर्नमेंट यानी कि आपके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का इसमें हिस्सा 30% है और NDB का हिस्सा इसमें 70% निकल कर आता है। तो ये परियोजना भी एकदम सही है, NDB के सहयोग से आती है। ऑप्शन नंबर C इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि यह आपके विश्व बैंक और AIIB की संस्था आने वाली है। अगला आता है प्रश्न नंबर आपके 27 नंबर के जो प्रश्न है इसकी अगर अपन बात करें तो 27 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG की बात कर रहा है, जिसकी प्राप्ति के लिए नोडल विभाग जो है वो कौन सा है। नोडल विभाग जो है ये बेसिकली आपके आयोजना विभाग आता है। आप सभी को पता है कि जो SDG है ये SDG पहली बार 1 जनवरी के दिन अपनाए गए थे, 1 जनवरी 2016 को। 15 साल के लिए इनको अपनाया गया है, 31 दिसंबर 2030 के लिए ये रहने वाले हैं। और इस आयोजना विभाग जो है वह इसका नोडल विभाग है और राज्य स्तर के ऊपर जो है वह SDG, राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं, SDG राज्य स्तर के ऊपर जो है वह इसका जो अध्यक्ष होने वाला है, यानी कि SDG कार्य जो समिति रहेगी उसका अध्यक्ष कौन होगा, तो राज्य स्तर पर होने वाला है मुख्य सचिव जो है वह इसका अध्यक्ष रहेगा। और जिला स्तर के ऊपर जो है वह इसका अध्यक्ष रहेगा आपके जिला कलेक्टर जो है वह इसका अध्यक्ष रहेगा। ये आपके किसके ऊपर होगा, जिला स्तर के ऊपर होने वाला है और ये आपके एक प्रकार से राज्य स्तर के ऊपर रहने वाला है। ये आपके SDG क्रियान्वयन जो समिति होती है उसके अध्यक्ष वगैरह आ जाते हैं। 15 साल के लिए ये आपका क्या होगा, लागू होने वाला है और साथ साथ में जो है वह आयोजना विभाग के द्वारा राज्य स्तर पर इसका क्रियान्वयन जो है वह किया जाने वाला है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आता है अपने 28 नंबर का, राजस्थान इंस्टीट्यूट। ध्यान देना है, इस बार RS प्री के अंदर ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है कि आपको इस रीति की फुल फॉर्म पूछ ले। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के नाम से जाना जाता है। रीति एक नाम से संस्था आती है, इसको कहा जाता है रीति। राजस्थान हिंदी में लिखा जाता है रीति, इंग्लिश में RITI।
राजस्थान इंस्टीट्यूट किस चीज का इंस्टीट्यूट है? फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के नाम से जाना जाता है ये। और इसके बारे में आपको पूछा गया है कि इसकी अध्यक्षता जो है वह मुख्यमंत्री करेंगे। बिल्कुल एकदम सही बात है, इसके अध्यक्ष जो है वह मुख्यमंत्री होते हैं। आयोजना विभाग के जो प्रशासनिक सचिव होते हैं वो रीति के क्या होते हैं? सीईओ होते हैं। बिल्कुल यह भी एकदम सही बात है। और इसकी स्थापना जो है वह 3 मार्च 2024 के दिन की गई, ये भी एकदम सही बात आती है। यानी कि तीनों ही कथन जो है वह रीति के बारे में सही है। 1 2 3 जो है वह इसके सही कथन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 29, राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अधिनियम यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो आपके एक्ट है यानी कि एमएसएमई एक्ट है 2019, इसको कब लागू किया गया था? तो ये बेसिकली कब होता है? 13 जुलाई को, 1 जुलाई को, 11 जुलाई या फिर 17 जुलाई को? तो 17 जुलाई, क्योंकि 17 जुलाई के दिन जो है वह इसको लागू करके और एमएसएमई एक्ट जो है वह राजस्थान के अंदर शुरुआत की जाती है, जो कि 17 जुलाई 2019 के दिन क्या होता है? आपके लागू होता है। इसके अंदर कई सारी चीजें रखी गई थी एमएसएमई एक्ट 2019 में। एक चीज तो ये बताई गई कि अगर कोई भी संस्था राजस्थान में इस एमएसएमई एक्ट के बाद में अगर स्थापित होती है तो उनको बेसिकली 3 साल तक राज्य के जो भी कानून है उनके तहत होने वाले निरीक्षणों जो है उनसे छूट दी जाने वाली है। ये इसके अंदर बेसिकली बताया गया था। अगला प्रश्न आता है 30 नंबर, राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आरटीडीसी के संबंध में आपको सही कथन जो है गलत कथन चुनना है, यानी कि सही नहीं है। कौन सा इसमें से जो है वह आपका गलत कथन है, ये आपको इसमें से क्या करना है? बताना है। देखिए, इसकी स्थापना कांता ठाकुर समिति जो है इसकी सिफारिश पे की गई थी। बिल्कुल एकदम सही बात है, आरटीडीसी की स्थापना कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर होती है। इसी प्रकार से 1 अप्रैल 1979 को आरटीडीसी ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। बिल्कुल एकदम सही बात है, 1 अप्रैल 1979 के दिन आरटीडीसी की स्थापना हो जाती है, यह भी सही है। इसका वर्तमान में मुख्यालय अजमेर में है, अजमेर में नहीं है, इसका मुख्यालय जो है वह आपका जयपुर के अंदर स्थित है। यानी कि वर्तमान में आरटीडीसी का मुख्यालय कहां पर है? आपका जयपुर में है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वह गलत हो जाएगा, सही कथन नहीं है ये पूछा गया है, केवल 3 जो है वह आपका इसमें असत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर आता है 31, असुमेलित इनमें से कौन सा है? पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स जो है ये 1982 में चलने वाली एक ट्रेन है, बिल्कुल सही बात है। पेइंग गेस्ट योजना 1991 में चली थी, जो पीजी वाली है, वो बिल्कुल सही बात है। पृथक रूप से पुलिस यूनिट जो है वह कब स्थापित की गई थी? पर्यटन जो आपके पुलिस है वो 2000 में की गई थी, बिल्कुल सही बात है। प्रथम पर्यटन नीति कब लाई गई? ये गलत हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति जो है वह कब लाई गई थी? 2001 में लाई गई थी। और जो आपके नवीनतम पर्यटन नीति है वो अभी लाई गई है लेटेस्ट में, 2024 के अंदर नवीनतम पर्यटन नीति लाई गई है। यानी कि इसमें गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये इसमें असुमेलित है, यानी कि गलत तरीके से सुमेल हो रखा है। अगला देखिए, अगला आता है 32 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के पचपदरा बाड़मेर के अंदर स्थित जो आपकी रिफाइनरी है वह किस देश के किस क्रम के अंदर जो है वह देश की किस क्रम की रिफाइनरी है? यानी कि देश के अंदर जो है वह स्थापित होने वाली जितनी की जितनी रिफाइनरी है उनमें यह कौन से नंबर की है? तो भारत की यह 26वीं रिफाइनरी है, जो कि कहां पर स्थापित हुई है? पचपदरा बाड़मेर के अंदर स्थापित होती है। पचपदरा बाड़मेर रिफाइनरी की अगर अपन बात करना चाहें तो यह रिफाइनरी बेसिकली HPCL और आपके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के मध्य जो है वह स्थापित होती है। और इसमें 74% हिस्सेदारी किसकी है? HPCL की है। और 26% हिस्सेदारी किसकी है? राजस्थान सरकार की आती है। ये बेसिकली आपके साजिया वाली बीकानेर के पचपदरा में एक जगह है, वहां पर ये स्थापित हो रखी है। और इसकी स्थापना जो है वह बेसिकली कब की जाती है? 2018 के अंदर की जाती है। अगर अपन एग्जैक्ट डेट की बात करें तो बेसिकली 16 जनवरी 2018 के दिन मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। BS6 भारत स्टेज 6 के ऊपर जो है वह आधारित आपके क्या है? यह एक प्रकार की जो है वह रिफाइनरी आ जाती है। तो 16वें क्रम की यह रिफाइनरी है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय जो है वह क्रमशः स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य के ऊपर जो है वह कितनी कितनी है? मैं ये कहूंगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो इस बार RS प्री के अंदर आपको पूछा जाने वाला है। और यह प्रश्न आपको विशेष रूप से जो है वह याद भी रखना है। देखिए, पहला क्या आ रहा है इसमें? आपको पूछ रहा है स्थिर मूल्य पर, दूसरा पूछ रहा है आपको प्रचलित मूल्य के ऊपर। तो स्थिर मूल्य के ऊपर जो है वह अपनी कितनी है? 9083.1। मैंने बताया था कि 9083.1 जो है वह हमारी क्या है? स्थिर मूल्य पर है। और 167,964 क्या है? हमारी प्रचलित मूल्य के ऊपर जो है वह राजस्थान की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आई है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका सही हो जाएगा। स्थिर कीमतों के ऊपर जो है वह कितनी है? अपनी 90
9083 के नाम से अपन याद रखते हैं। और इसमें जो है वह 6.94% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी कि स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के अंदर पिछले साल से इस साल में 6.94% की वृद्धि हुई है। जबकि प्रचलित कीमतों के ऊपर कितनी है, 167,964 जो है वह प्रचलित कीमतों के ऊपर हमारे प्रति व्यक्ति आय है। और इस प्रति व्यक्ति आय के अंदर अगर अपन वृद्धि की बात करें तो 11.49% की वृद्धि होती है। 11.49% की क्या होती है, आपके वृद्धि होती है किसमें, प्रचलित कीमतों के ऊपर। तो स्थिर में है 6.94, 6 के अंदर 5 जोड़ना है 11 हो गया, 94 को उल्टा कर देना 49, यानी कि 11.49 हो जाएगी प्रचलित में वृद्धि और 6.94 हो जाएगी स्थिर में वृद्धि। 9083 है स्थिर के ऊपर, 167,164 जो है वह आपके क्या, 167,964 जो है वह अपनी प्रचलित के ऊपर कीमत आ जाती है, प्रति व्यक्ति आय जो है वह निकल कर आ जाती है। वहीं भारत की अगर अपन बात करें तो भारत की जो है वह कितनी है, भारत की है 184,205। भाई राजस्थान की तो है 167,964, जबकि भारत की है 184,205 जो है वह भारत की प्रचलित कीमतों के ऊपर प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के अंदर अटल भूजल जो योजना है इसका बेसिकली क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल भराव हुए आपके लवणीय समस्याओं का समाधान करना नहीं, भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते हुए स्तर को रोकना। बिल्कुल सही बात है भाई, नाम से ही पता चल रहा है अपने को अटल भूजल की बात कर रहा है, यानी कि भूमिगत जो जल है उसका प्रबंधन होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य जो है इसका जो है वो यही निकल कर आता है। योजना की शुरुआत कब होती है, योजना की शुरुआत जो है वह आपके 1 अप्रैल 2020 को जो है वह आपके अटल भूजल जो योजना है इसकी क्या होती है, आपके शुरुआत की जाती है 1 अप्रैल 2020 के दिन। यह योजना जो है वह विश्व बैंक और आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दोनों ने मिलकर जो है वो शुरू किया है। दोनों के इसमें हिस्सेदारी 50-50% आती है, विश्व बैंक और आपके भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है वह 50-50 आती है। राजस्थान के इसके अंदर जो है वह 16 जिले शामिल है और 16 जिले के अंदर जो है वह कितनी ग्राम पंचायतें हैं, तो 1129 जो है वह ग्राम पंचायत जो है वह इसके अंदर शामिल है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार यह आंकड़ा है, पहले 17 जिला थे, अब वर्तमान में 16 जिले इसमें शामिल है आर्थिक समीक्षा के अनुसार, और 1129 क्या है ग्राम पंचायतें इसमें शामिल आ जाती है। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, मिलान करना है आपको। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा एक प्रकार से उपभोक्ताओं को शुद्ध जो है वह खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए 26 अक्टूबर 2020 के दिन जो है वह शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया जाता है। बिल्कुल 1 नंबर के साथ में ये मिलान हो जाएगा, आंसर इसका यही हो जाएगा क्योंकि सीधा पता ही चल रहा है और कहीं पे A1 से मिल नहीं रहा है। निरोगी राजस्थान अभियान जो है यह 18 दिसंबर और 2019 के दिन शुरू किया गया था। निरोगी राजस्थान अभियान जो कि राजस्थान सरकार का ही है, गहलोत जी के टाइम का है। इंदिरा रसोई जो योजना है ये बेसिकली 20 अगस्त के दिन शुरू की जाती है 2020 में। इंदिरा रसोई योजना बाद में ग्रामीण के लिए भी शुरू हो जाती है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये बेसिकली 16 अगस्त 2021 के दिन शुरू होती है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, और एक प्रकार देखेंगे आप तो 1 2 3 4 जो है ये मिलान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसमें सही हो जाता है। ठीक है, ये आपकी योजना आ जाती है। आगे अपन चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपके, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण की बात हो रही है का संचालन किया जा रहा है। बेसिकली ग्रामीण पहले जो है वह शहरी क्षेत्र के अंदर ही शुरुआत होती है और शहरी क्षेत्र के अंदर स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा जो है वह आपके कौन सी योजना चलाई जाती है, आपके जो है वो इंदिरा रसोई योजना चलाई जाती है। बीजेपी सरकार आती है, इंदिरा रसोई योजना का नाम चेंज कर देती है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर देती है। और श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना शहरी क्षेत्र में स्वायत्त शासन विभाग चलाता है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसको राजीविका चलाती है। किसके साथ में मिलकर, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके साथ में मिलकर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना को चलाती है। बेसिकली इसमें एक चीज, 2-3 चीजें आप ध्यान रखनी है। पहली चीज तो इस योजना की जो शुरुआत है वह कब होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वह 10 सितंबर 2023 के दिन होती है। शहरी क्षेत्र के अंदर 20 अगस्त 2000 कब होती है, 20 अगस्त 2020 के दिन जो है 20 अगस्त 2020 को तो होती है इंदिरा रसोई योजना शहरी क्षेत्र के लिए, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए होती है 10 सितंबर 2023 के दिन। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यह बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वह संचालित की जाती है।
तीसरी चीज़, इसमें जो है वह 8 रुपये के अंदर आपको भोजन मिलता है और प्लस 22 रुपये जो है वह इसके अंदर क्या दिया जाता है, आपके अनुदान दिया जाता है। यानी कि इसके अंदर जो है वह आपके प्रति जो थाली है वह थाली कितने रुपए की पड़ती है, तो 30 रुपये की इसमें एक थाली आती है, जिसमें 8 रुपये खाने वाले को देना है और सरकार इसमें 22 रुपये अनुदान दे देती है। इसके अंदर जो है वह 600 ग्राम जो है वह भोजन फिक्स कर रखा है जो आपको मिलने वाला है। इसके अलावा इस योजना की अगर अपन बात करें, ग्रामीण क्षेत्र वाली जो योजना है, इसके अंदर बेसिकली जो थालियां हैं वो फिक्स कर रखी है। इसमें जो थाली है वो फिक्स कर रखी है कि भाई 100 थाली जो है वह प्रतिदिन की दी जानी है। 100 थाली जो है वह आपको क्या मिलेगी, एक प्रकार से लंच के रूप में मिलेगी, यानी कि सुबह का जो खाना है उसके अंदर जो है वह 100 थाली जो है वह मिलेगी और शाम के दिन जो है वह रात्रि के भोजन में भी 100 थाली फिक्स मिलेगी। तो थालियां जो है वह प्रतिदिन की फिक्स कर रखी है दिन के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जबकि शहरी क्षेत्र में ये रूल नहीं लगा हुआ है। 600 ग्राम भोजन मिलेगा, 8 और 22 यानी 30 रुपए की थाली है। ग्रामीण क्षेत्र में 10 सितंबर 2023 के दिन आती है। राजीविका और स्वयं सहायता समूह इसको संचालित करते हैं। अगली आपके आ जाती है संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना जो है ये आपके स्वीकृत की गई। ईआरसीपी को लेकर जो है वह किन किन के बीच में समझौता बना है। बेसिकली ईआरसीपी जो है इसका भी नाम भी जो है वह आज ही जो है वो चेंज कर दिया है भजन लाल जी ने। श्री राम जल इस प्रकार से कुछ किया है, वो देख लेना है एक बार आप। तो वो तो अभी आपने को नहीं पूछा जाएगा आरएस प्री में, लेकिन ईआरसीपी के बारे में पूछा जा सकता है। ईआरसीपी जो है यह बेसिकली जो चंबल नदी है, चंबल और उसकी जो भी सहायक नदी है उन सहायक नदियों के आधार पर ये चलेगी, जिसके अंदर प्रमुख रूप से पार्वती और कालीसिंध ये दो जो प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं उनके हिसाब से जो है वह आपके, और एक आती है आपके परवन। तो पार्वती, कालीसिंध और आपके परवन नदी और चंबल नदी, इन सारी नदियों को मिलाकर या फिर चंबल और उसके सहायक नदियों को मिलाकर जो है वह मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जो है वह इस योजना का संचालन किया गया है। इस योजना को केंद्रीय जो है वह परियोजना का दर्जा दे दिया गया है। इस वजह से इसमें भारत सरकार जो है वह आती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता करवाया जाता है। तो राजस्थान, भारत सरकार और मध्य प्रदेश इन तीनों के बीच में ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर समझौता हो रखा है, जो कि चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से आती है। इस ईआरसीपी के अंदर जो है वह पहला बांध जो है वह बनकर तैयार हो गया है और उस बांध का नाम क्या है, नवनेरा या फिर नोनेरा बांध है, जो कि कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, काली सिंध नदी के ऊपर स्थित है यह बांध। और कहां पर स्थित है, आपके कोटा जिले के अंदर स्थित है नोनेरा या फिर नवनेरा बांध, जो कि ईआरसीपी के तहत स्थापित होने वाला आपके पहला बांध जो है वह आ जाता है, जो कि इसके अंतर्गत आपके जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने आता है, प्रश्न नंबर जो है वह 38 आ रहा है। ये 38वां प्रश्न आता है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको श्रमिक के प्रकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी न्यूनतम मजदूरी दरें दे रखी है। देखिए न्यूनतम मजदूरी दर की अगर अपन बात करें तो सबसे कम जो है वह हमारे 285 है। अब इनको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। 285 को आपको याद रखना है, जो सबसे कम है उसके अंदर आपको कितने जोड़ने हैं, 12 जोड़ने हैं, तो कितने हो जाएंगे 297। ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी मतलब कि ऊपर वाली आ जाती है अपने न्यूनतम मजदूरी। फिर इसके अंदर और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 309 हो जाएगा। फिर वो अपने और आगे की आ जाती है। फिर इसके अंदर कितने जोड़ने हैं, 50 जोड़ने हैं। तो आपको क्या याद रखना है, 285 याद रखना है, उसमें 12 जोड़ेंगे तो 285। सबसे कम वाला जो आपके मजदूर होता है उसको क्या बोलते हैं, इनमें से उसको बोला जाता है अकुशल मजदूर। तो अकुशल मजदूर की है 285, 285 में 12 जोड़ेंगे तो 297, वो किसका आएगा, अर्ध कुशल का आएगा। फिर 12 और जोड़ेंगे तो 309 हो जाएगा, जो कि कुशल का हो जाएगा। फिर 50 जोड़ेंगे तो उच्च कुशल आ जाएगा, जो कि अपना कितना हो जाएगा, आपके 359 हो जाएगा। तो अकुशल का हो जाएगा सबसे कम यानी कि 285। फिर आता है आपके अर्धकुशल, अर्धकुशल का हो जाएगा 297। फिर आ जाएगा कुशल जिसका हो जाएगा 309। फिर हो जाएगा उच्च कुशल जिसका हो जाएगा 359। इस हिसाब से मिलान करेंगे अपन तो फर्स्ट जो है वह 4 से मिलेगा, यानी कि फर्स्ट जो है वो 4 से मिल रहा है, सेकंड जो है वो 2 से मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। थर्ड जो है वह आपके थर्ड के साथ में और 4 जो है वह आपके 1 के साथ में। ये राजस्थान सरकार के द्वारा तय की गई जो नवीनतम न्यूनतम मजदूर दरें हैं वो आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा 2023-24 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अगेन आरएस प्री के लिए जो पूछा जाएगा के अंतर्गत जो है वह राजस्थान के अंदर कुल खाद्यान्न उत्पादन और गत वर्ष की तुलना में वृद्धि या फिर कमी के संबंध में सही कथन आपको बताना है। भाई राजस्थान के अंदर 2023-24 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना है, 248 लाख मीट्रिक टन है, 245.01 लाख मीट्रिक टन है, 245.01। यहाँ पर तो है कमी, यानी कि सॉरी यहाँ पर लिख रही है वृद्धि कि भाई
8 की जो है वो वृद्धि हो रही है। और इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो उत्पादन तीनों के तीनों सेम है, यानी कि इनमें से ही कोई सा है, क्या वृद्धि हुई है या फिर न वृद्धि या फिर न कमी हुई है या फिर कमी हुई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। 2023-24 के अनुसार 245.01 लाख मेट्रिक टन जो है वह हमारे खाद्यान्न का उत्पादन होता है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 3.08% की क्या होती है, कमी हमारे देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो उसमें कमी है। एक प्रश्न और आपको पूछा जा सकता है, एक हमारे पूछा जाता है तिलहन का उत्पादन जो है वह 2023-24 के अनुसार कितना हुआ है, और एक जो है वह हमारे पूछा जाता है कि दलहन का उत्पादन जो है वह हमारे कितना होता है 2023-24 के अनुसार। तो दलहन के अंदर तो बेसिकली होता है 36 लाख मेट्रिक टन होता है, और दलहन के अंदर वृद्धि हुई है, इतना सा याद रख लेना है। जबकि तिलहन के अंदर जो है वह 101 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन होता है, और तिलहन के अंदर हमारे कमी हुई है। तो 2023-24 के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन है 245.01 लाख मेट्रिक टन, तिलहन है आपका 101 लाख मेट्रिक टन, और दलहन है आपका 36 लाख मेट्रिक टन, जो आपको विशेष रूप से क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके 40 नंबर। राजस्थान के सकल राज्य जो मूल्य वर्धन है GSVA, किसकी बात हो रही है, GSVA की बात हो रही है, और उसमें विभिन्न क्षेत्रवार योगदान प्रतिशत के संबंध में आपको असुमेलित जो है वह आपको चुनना है। देखो मैं आपको सारे के सारे बता देता हूं, फिर आप उसके अनुसार आपका जो चुनना है वो आप चुन सकते हो आराम से। देखिए आपको पता है कि 3 क्षेत्र जो है वह आपके होते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र अपने विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। इनके जो है वह GSVA अलग अलग होते हैं, एक स्थिर मूल्य के ऊपर GSVA होता है, और एक आपके किस पर होता है, प्रचलित मूल्य के ऊपर होता है, प्रचलित मूल्य के ऊपर होता है। तो स्थिर मूल्य के ऊपर अलग GSVA मिलेगा आपको, और प्रचलित के ऊपर अलग मिलेगा। कृषि क्षेत्र का स्थिर मूल्य के ऊपर GSVA कितना रहता है आपके 26 जो है वह आपके रहता है 26.21, कितना रहता है 26.21। प्रचलित के ऊपर भी 26 ही रहता है, लेकिन यह 21 की जगह कितना हो जाता है, बेहतर हो जाता है, इतना सा ध्यान रखना है। फिर उद्योग क्षेत्र का जो है वह रहता है 29 पॉइंट जो है वह 84% रहता है, जो कि आपके प्रचलित के अंदर जो है वह 28 हो जाता है 29 से, और 28 पॉइंट जो है वह कितना हो जाएगा, 21% हो जाता है। फिर सेवा क्षेत्र होता है आपके 43.95% होता है स्थिर मूल्य के ऊपर, और 45.07 जो है वह रहता है आपके प्रचलित के ऊपर। तो इस हिसाब से अगर आप देखना चाहो तो सबसे कम जो योगदान है वह स्थिर के हिसाब से सबसे कम हो चाहे प्रचलित के हिसाब से, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान है कृषि का, फिर है उद्योग का, और फिर है आपका सेवा का। अब स्थिर के हिसाब से याद रखना है 26 है कृषि, 29 है आपका उद्योग, और 43 है आपका सेवा। प्रचलित के हिसाब से भी 26 है कृषि, 28 हो जाता है उद्योग, और आपके सेवा हो जाता है 45। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कृषि जो है वह स्थिर पर भी 26 है और प्रचलित पर भी 26 है, उद्योग जो है वह स्थिर पर 29 है, प्रचलित के ऊपर 28 है, सेवा जो है वो स्थिर के ऊपर 43 है और प्रचलित के ऊपर 45 है। अब आपको मिलान करना है। देखिए उद्योग क्षेत्र यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, स्थिर मूल्य, यानी कि केवल यही उद्योग क्षेत्र जो है यह बता रहा है कितना 28.21%, जबकि 29.84% है। आपको क्या करना है, असुमेलित, ये इसमें से क्या हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा सीधा सा। सेवा क्षेत्र देखिए 43.95 बिल्कुल सही बात है। कृषि क्षेत्र है 26.21, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा। यानी कि इसमें से असुमेलित कौन सा है, उद्योग क्षेत्र जो है वह आपके असुमेलित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह इसका सही आंसर हो जाता है। इनको थोड़ा सा आप याद कर लेना है, ये प्रश्न आपके RS प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। GSVA का 26.21 26 पॉइंट बेहतर हो जाता है, 26.21 का 26 पॉइंट बेहतर हो जाता है, 29.84 का 28.21 हो जाता है, 43.95 का आपके 45.07 हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP जो भारत का जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद GDP, उसके अंदर राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP जो है वह कितना प्रतिशत रखता है। यानी कि मान लीजिए कि ये आपके भारत की GDP है, इस GDP के अंदर जो है वह राजस्थान का जो GSDP है यह कितना प्रतिशत है, ये आपको पूछ रहा है यहाँ पर। अब दो प्रकार की हमारी GDP और GSDP होती है, एक होती है स्थिर के ऊपर, एक होती है हमारे प्रचलित के ऊपर। जैसे कि अगर अपन बात करना चाहें कि भाई राजस्थान की जो है वह स्थिर के ऊपर जो है वह 8.45 लाख करोड़ होती है, जबकि आपके ये क्या हो जाती है, ये रुपीज है। बेसिकली GSDP की बात हो रही है, किसके ऊपर है, स्थिर के ऊपर।
इस पर है स्थिर मूल्य के ऊपर राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है, स्थिर मूल्य पर है 8.45 लाख करोड़ है, जो कि स्थिर मूल्य पर है। जबकि 15 पॉइंट जो है वह 28 लाख करोड़ जो है वह हमारे किसके ऊपर है, प्रचलित के ऊपर जो है वह निकल कर आती है। कितनी आती है, 15.28 लाख करोड़ आती है, जो कि प्रचलित के ऊपर है। अब ये पूछना चाह रहा है कि राजस्थान की जो ये स्थिर कीमतों के ऊपर जो जीएसडीपी है ये भारत की जीडीपी की कितनी है, और प्रचलित कीमतों के ऊपर जो राजस्थान की जीएसडीपी है ये भारत की जीडीपी की कितनी प्रतिशत है। तो जब आप ये निकाल कर आते हो तो इसमें आपको जो है वह आंसर मिलेगा कि राजस्थान की जो जीएसडीपी स्थिर कीमतों के ऊपर है वो आपकी स्थिर कीमतों 8.45 लाख करोड़ जो है यह भारत की जीडीपी की 4.86% आती है। जबकि जो प्रचलित के ऊपर है आपकी 15.28 लाख करोड़ जो आपके प्रचलित कीमतों के ऊपर जीएसडीपी है राजस्थान की, वो भारत की जीडीपी की 5% आती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसमें सही हो जाएगा एकदम। इसमें आप वृद्धि जो है उसको भी याद रख सकते हैं। राजस्थान की जो वृद्धि है वह वृद्धि बेसिकली स्थिर के ऊपर तो होती है प्लस में 8.03% की, और जबकि प्रचलित के ऊपर जो वृद्धि है ये हो जाती है आपके कितनी 12.56% की जो है वह वृद्धि देखने को मिलती है। तो 8 पॉइंट जो है वह हो जाती है 03 और दूसरी हो जाती है 12.56 जो है प्रतिशत हो जाती है प्रचलित के ऊपर। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट जो है वह आपके आरएस प्री के अंदर पूछा जा सकता है। दोनों को आपको विशेष रूप से याद रखना है, कितना है और कितनी कितनी वृद्धि है, भारत का जो है वो कितना प्रतिशत आता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2024 की बात कर रहा है। राजस्थान का क्रमशः राजस्व और राजकोषीय घाटा जो है वह सकल राज्य मूल्य वर्धन नहीं होगा, सकल राज्य मूल्य उत्पाद की बात होगी, यानी कि जीएसडीपी का जो है वह कितना प्रतिशत है। देखिए जो आपके ये राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा है ये बेसिकली दो प्रकार के आपको मिलेंगे आर्थिक समीक्षा और बजट में। जैसे कि यहाँ पर 2023-24 के लिए जो मिलेगा वो तो रहेगा आर्थिक समीक्षा के द्वारा बताया हुआ रहेगा कि 2023-24 के आधार पर हमारा जो है वह राजकोषीय घाटा इतना है जीडीपी का और जीएसडीपी का, और राजस्व घाटा जो है वो इतना है। जबकि एक दूसरा आपको मिलेगा जो कि आने वाले वर्ष के लिए रहेगा, वो कि आपको बजट के अंदर बताया जाएगा, 2024-25 के बजट के अंदर रहेगा, और यह बेसिकली किस आधार पर रहेगा, अनुमान के आधार पर रहने वाला है। तो ये तो अनुमानित होता है कि आने वाले समय में जो है वह हमारा कितना कितना फिस्कल डेफिसिट और हमारा रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा, जबकि ये हमारा होता है कि पिछले साल के आधार पर हमारा कितना रहा है। तो वर्ष 2024 की यहाँ पर बात कर रहा है कि कितना रहने वाला है, तो 2024-25 के अंदर ये अनुमान जो है वह कितना रहने वाला है ये आपको बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है। और यह अनुमान 2024-25 के लिए यानी कि जो आपका राजस्व घाटा है यानी कि फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, वो हमारा 1.45% होगा जीएसडीपी का। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वह कितना होगा, 1.45% होगा हमारे जीएसडीपी का। पहला तो ये याद रखना है। और दूसरा जो हमारे राजकोषीय घाटा है यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है ये हमारा 3.93% रहेगा जीएसडीपी का। कितना रहेगा, 3.93% रहेगा। ये रहने का अनुमान है, यानी कि इस वाला जो बजट आया था उस बजट के आधार पर रेवेन्यू डेफिसिट जो राजस्व घाटा है वो जीएसडीपी का 1.45 और आपके राजकोषीय घाटा जो है वो 3.93 रहने का अनुमान है। जबकि पिछली वाली आर्थिक समीक्षा के आधार पर यह बताया गया कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो कितना रहेगा और फिस्कल डेफिसिट जो है वह कितना रहा है, ये है रहा है और ये है रहेगा। तो रहेगा तो इतना इतना रहने का अनुमान है, जबकि रहा है आर्थिक समीक्षा के आधार पर वो कितना कितना रहा है, तो 2.32% तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट रहा है जीएसडीपी का, और जबकि 3.76% जो है वह हमारा आपके कौन सा रहा है, फिजिकल डेफिसिट रहा है, यानी कि राजकोषीय घाटा 3.76 है और आपके राजस्व घाटा 2.32% है आर्थिक समीक्षा के आधार पर। ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें से ज़्यादातर संभावना बजट वाली ही पूछने की रहती है और उसमें भी ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं 3.93 वाला, ये याद रख लीजिए। या फिर इधर भी पूछेंगे तो ये पूछेंगे, बाकी ज़्यादातर वही पूछा जाता है। अगला आता है 43 नंबर। राजस्थान की प्रमुख नीतियों के संबंध में जो है वह आपको क्या करना है, असुमेलित जो कथन है उसका चयन करना है कि इनमें से जो है वह गलत कथन जो है वह कौन सा है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 के दिन लाई गई थी। इनमें डेट में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस मिल सकता है, बाकी यह एग्जैक्ट डेट है 18 अप्रैल 2022। राजस्थान हाइड्रोजन नीति जो है वह आपके 29
सितंबर 2023 के दिन लाई गई थी, ये भी एकदम सही है, बिल्कुल सही है। राजस्थान एमएसएमई नीति 17 सितंबर 2022 के दिन लाई गई थी, ये भी सही है। अभी 2024 वाली जो नीति है वो भी नई नीति जो है वह आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद में है राजस्थान एमसैंड नीति। एमसैंड नीति 1 जुलाई 2022 की नहीं है, ये बेसिकली आपके 25 जनवरी के दिन लाई जाती है, 25 जनवरी 2021 के दिन जो है वह लाई जाती है। वैसे एमसैंड नीति जो है यह 2020 की कहलाती है, लेकिन इसको लागू जो है वह 25 जनवरी आपके 2021 के दिन किया गया था। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने जो है वह सरकारी कार्यों के अंदर 50% जो है वह एमसैंड को क्या कर रखा है, अनिवार्य कर रखा है। जो आपके मैन्युफैक्चर्ड सैंड है उसको अनिवार्य कर रखा है राजकीय कार्यों में। इसलिए इसमें से जो है वह असुमेलित कौन सा है यह आपको बताना था कि गलत कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न फॉर आरएस प्री। मार्च 2024 तक जो है वह राजस्थान के अंदर विद्युत की अधिष्ठापित जो उत्पादन क्षमता है वह कितनी है। भाई राजस्थान के अंदर जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वह 24,784 है, 24,784। वैसे 783 पॉइंट समथिंग है, तो आप एग्जैक्ट याद रख लीजिए 24,784 जो है यह राजस्थान के अंदर अधिष्ठापित जो क्षमता है वह आपके आ जाती है। और इसमें भी अगर अपन बात करें तो आपके 4359 जो मेगावाट है ये आपके कौन सी आती है, पवन ऊर्जा आती है। इसी प्रकार से 4010 मेगावाट जो है वह आपके कौन सी आ जाती है, सौर ऊर्जा आ जाती है। और आपके 109 मेगावाट जो है वह कौन सी आ जाती है, बायोमास ऊर्जा आ जाती है। ये अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है जो पूछी जा सकती है कि भाई 4359 मेगावाट जो है वह पवन है, ठीक है ना। तो राजस्थान की ऑल ओवर जो है वह अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है 24,784। उसमें से अगर अपन बात करना चाहें तो 4359 मेगावाट है पवन ऊर्जा का उत्पादन, 4010 मेगावाट है सौर ऊर्जा का, और 109 मेगावाट जो है वह बायोमास का उत्पादन आ जाता है, जिनको आपको पृथक रूप से जो है वह याद रखना चाहिए, जो आपको पूछा जा सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जिसके बारे में सही कथन जो है वह नहीं है, यानी कि गलत कथन कौन सा है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य के बारे में। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की अगर अपन बात करना चाहें तो यह बेसिकली इसके नए चरण की जो शुरुआत है वह 30 जनवरी 2023 के दिन की गई थी, बिल्कुल एकदम सही बात है। आर्थिक समीक्षा में डेट दी हुई है 30 जनवरी 2023 को शुरू होती है। इसमें टोटल 1806 पैकेज शामिल कर रखे हैं, बिल्कुल ये भी सही बात है। 30 जनवरी 2023 के दिन शुरू होती है, 1806 पैकेज इसमें शामिल है। इस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क, प्रत्येक व्यक्ति नहीं है, बेसिकली प्रत्येक परिवार जो है उसको एक वर्ष के अंदर 25 लाख रुपए का जो है वह निःशुल्क बीमा नहीं दिया जाता है, निःशुल्क जो है वह कैशलेस उपचार दिया जाता है। आप 25 लाख तक का उपचार करवा सकता है पूरा का पूरा परिवार, ये इसके अंदर कहा गया है। तो सही कथन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। बजट 2024 में इसमें कैंसर उपचार जो है उसको भी शामिल किया गया था, बिल्कुल कैंसर उपचार शामिल होता है। 73 दिन जो है उसका डे केयर जो है वह क्या शामिल होता है, इसके अंदर कैंसर उपचार को भी शामिल किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आता है, नाबार्ड जो है इसका पूर्ण नाम क्या है। यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, वैसे संभावना कम है कि पूछा जाए, फिर भी नेशनल, एन ए का मतलब है नेशनल, बी का मतलब है बैंक, फोर ए का मतलब है एग्रीकल्चर, आर का मतलब है रूरल और डी का मतलब है डेवलपमेंट, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल, ये एन दोनों इसमें आ जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको अपन क्या कहते हैं, नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। ये आपके नाबार्ड आता है। नाबार्ड की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वह 12 जुलाई 1982 के दिन होती है। 12 जुलाई 1982 के दिन इसकी स्थापना होती है। कौन सी समिति की सिफारिश पर होती है, तो शिव रमन समिति जो है, इस शिव रमन समिति की सिफारिश के ऊपर आपके समिति की सिफारिश के ऊपर जो है वह स्थापना होती है किसकी, नाबार्ड की, जो कि ग्रामीण क्षेत्र और आपके कृषि क्षेत्र के अंदर विकासात्मक कार्यों के लिए यह ऋण देने का काम करता है। अगला आता है 47 नंबर का प्रश्न, असुमेलित कौन सा है। एक तरफ सीपीआई सूचकांक दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनका आधार वर्ष दे रखे हैं। देखिए आप सभी को पता है कि सीपीआई जो है वो अलग अलग होता है। एक सीपीआई जो है वह आपके होता है सीपीआई, एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कि औद्योगिक कार्मिकों के लिए, एक होता है एग्रीकल्चर लेबर होता है, एक होता है रूरल लेबर होता है, एक होता है आपके रूरल एंड अर्बन होता है। तो चार अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए इंडस्ट्रियल वर्कर जो है इनके लिए आधार वर्ष 2016 है, बिल्कुल सही बात है। कृषि श्रमिकों के
लिए 1986-87 है, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण एवं शहरी जो आपके संयुक्त है वो आपके 2012 है, ये भी सही बात है। और इसके अलावा थोक मूल्य सूचकांक WPI जो होता है ये थोक मूल्यों पर होता है और ये 2011-12 नहीं है, ये बेसिकली 1999-2000 है। 1999-2000 जो है वह इसका क्या है, आधार वर्ष है आपका किसका, थोक मूल्य सूचकांक का, WPI का। तो इसमें से असुमेलित जो है वह ऑप्शन नंबर डी जो है वह इसमें हो जाएगा, यानी कि डी जो है वह इसमें क्या है आपके गलत कथन जो है वह एक प्रकार से निकल कर आता है। 2011-12 जो दिया हुआ है वो बेसिकली किसका है, भारत सरकार का 2011-12 यहाँ पर आता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर आता है 48। बजट 2024-25 में योजना अंतर्गत किए जाने वाले जो वे हैं उनमें सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है वो आपको चुनना है। भाई राजस्थान का जो बजट जब दिया जाता है उस बजट में 3 सबसे ज़्यादा जो खर्च किया जाता है उन खर्चों के अंदर से जो है वह सबसे ज़्यादा जो खर्च है, मैं आपको 3 खर्च जो है वो बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो खर्च है वो लगभग आपके 55% होता है। दूसरे नंबर पर राजस्थान से जो इस बार खर्च हुआ है वो लगभग आपके 14% के आसपास हुआ है। और तीसरे नंबर पर जो हमारे यहाँ से खर्च हुआ है वो लगभग आपके 10% के आसपास हुआ है। तो हमारे सबसे ज़्यादा जो 55% खर्च हुआ है ये सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर हुआ है, जिसमें जो भी पेंशन योजनाएं वगैरह हैं वो शामिल है। दूसरे नंबर पर आपके 14% के ऊपर विद्युत के ऊपर खर्च हुआ है और तीसरे नंबर पर 10% हमारे ग्रामीण विकास के ऊपर खर्च हुआ है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो इन 3 के ऊपर 2024-25 के बजट से जो है वो खर्च होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 49 बोलता है कि एग्री स्टेक जो है यह किससे संबंधित है। एग्री स्टेक जो है यह बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वह, इसमें अगर अपन बात करें तो ये बेसिकली किसानों को जो है वह क्या करना है, स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा। बेसिकली ये केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रकार से डिजिटली चलाया गया एक कार्यक्रम कह सकते हैं, एक प्रकार का एप्लीकेशन कह सकते हैं, जिसके ऊपर किसानों को कई सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएगी और मतलब कि उसके अंदर जो है वह उसको जो भी कागजी कार्रवाई है या फिर जो ऑफलाइन वर्क है वो खत्म कर दिया जाएगा और किसानों को जो है वह स्वतः फसल की गिरदावरी से सुविधा जो यहाँ पर मुख्य रूप से मिल रही है वो आपके एग्री स्टेक के माध्यम से प्राप्त हो रही है। लास्ट प्रश्न आता है अपना 50 नंबर का। राजस्थान के अंदर सिंचाई सुविधाओं के संबंध में आपको क्या चुनना है, असत्य कथन का चयन करना है। पहला बोल रहा है राजस्थान में 5 वृहद और 8 मध्यम और 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं चल रही है। ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे। राजस्थान में वर्तमान में 8 तो वृहद और 5 मध्यम और 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं संचालित हो रही है, यानी कि निर्माणाधीन है, चल रही है। परवन वृहद सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले के अंदर परवन नदी के ऊपर चल रही है, जो कि लगभग 821 गांवों के अंदर क्या दे रही है, आपके पेयजल देने का काम कर रही है। बिल्कुल एकदम सही बात है, 821 गांवों में ये पेयजल देती है और लगभग 637 गांवों के अंदर यही परवन जो है यह 637 गांवों के अंदर जो है वह क्या देती है, सिंचाई देती है। तो दोनों को याद रखना है, 637 में सिंचाई है और 1821 के अंदर जो है वह आपके पेयजल का जो है वह सुविधा देती है। उसके बाद में संशोधित जो ERCP परियोजना है आपके, उसके तहत राजस्थान के 12 जिले जो है वह लाभान्वित हो रहे हैं। ये गलत हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग यह 21 जिले हैं, लेकिन उनमें भी अब जो है वह क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और कमी होकर अब जो है यह 16 ही डिस्ट्रिक्ट रह जाएंगे। वो मैं आपको गिना देता हूं। बेसिकली पहले इसमें 21 डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान था। अब इसमें जो आपके 16 डिस्ट्रिक्ट है वो रहेंगे, क्योंकि इस 21 में से कितने डिस्ट्रिक्ट माइनस हो जाएंगे, -5 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हो रहे हैं, एक हो रहा है आपके दूदू का जिला, एक हो रहा है गंगापुर सिटी का जिला, एक हो रहा है जयपुर ग्रामीण, एक हो रहा है केकड़ी इसमें से माइनस और एक हो रहा है शाहपुरा। ये 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें से हटेंगे, इस वजह से अब 16 बचेंगे। लेकिन आर्थिक समीक्षा के अंदर 21 का बात कर रखी है, इसलिए 21 डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए थे। यहाँ पर 12 तो किसी भी कंडीशन में नहीं है। असत्य कथन पहला और तीसरा इसमें असत्य है, बाकी दूसरा कथन इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका राइट आंसर रह जाएगा। इस प्रकार से ये अपने 50 वो प्रश्न हैं जो आपके लिए राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान अर्थव्यवस्था के RS प्री 2025 में अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है और इसके आसपास की जो मैंने चीजें बताई है उनको आप अच्छे से देख के चले जाएंगे तो आपके आराम से जो है वह राजस्थान इकोनॉमी की जो प्रश्न है वो 80 से 90% इसमें से मिल जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे वो प्रश्न है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आप RS प्री की टेस्ट सीरीज जब परचेज करें तो VSR01 कूपन कोड का आप यूज करना है, ताकि आपको जो है वह 21% की डिस्काउंट जो है वो अलग से मिल जाए, इसलिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगली वीडियो अपनी संभावित है कि राजस्थान ज्योग्राफी की रहने वाली है, जो कि संभावित है कि 50 या फिर 100 प्रश्नों के ऊपर अपन राजस्थान ज्योग्राफी रख लेंगे। तो फिलहाल राजस्थान इकोनॉमी की आपको क्लास मिल गई है और इस क्लास का रेस्पॉन्स जो है वो कमेंट में जरूर बताना है। बाकी अपनी तैयारी को अच्छे से रखनी है, रिविजन अच्छे से करना है और 2 तारीख को जो एग्जाम है उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।